जैसे मुझे एक दफा कुत्ते ने काट लिया, मैं अपनी सोसाइटी में जाके मैंने कंप्लेंट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको जिस कुत्ते ने काटा है आपको उसकी तस्वीर भी देनी पड़ेगी। तस्वीर देनी पड़ेगी मतलब बोले जब कुत्ता काटा है ना तो आपको फोटो निकालना चाहिए। मैंने पूछा कब, तो बोला काटने से पहले। मैंने पूछा कैसे, बोला मैं इंसान हूँ, मैं साउथ इंडियन पिक्चर का हीरो नहीं हूँ भाई साहब, मैं इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, वो काट भी रहा है मैं फोटो भी ले रहा हूँ। तो आप उनका क्राइटेरिया ही अजीब है। मतलब ह्यूमर कहाँ से आता है? जैसे अगर मुझे किसी चीज को क्रिटिसाइज करनी है, चाय मैंने बड़ी खराब पी, अब मैं ऐसे सीधे सीधे तो नहीं बोल रहा, तो मैंने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं बना है जिसको पीने के बाद इंसान जिंदा रह सके, और इस बात को मैं मानता था। फिर एक दिन भुसावल जाने वाली ट्रेन में मैंने चाय पी ली। एक घूंट पीने के बाद मुझे यमराज ऊपर की बर्फ पे बैठे हुए दिखाई दी। मैं अब कहता हूँ कि आई हेट वॉचिंग इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच विद माई नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि मैच को कम और मुझे ज्यादा देखते हैं। मैं तो बॉस पाकिस्तान को दिल खोल के गाली देता हूँ, बुरा भला कहता हूँ क्रिकेट मैच में, भले इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच क्यों ना हो। मुझे याद है विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, वर्ल्ड कप का ही मैच था 2-3 साल पहले। मैंने एक अच्छा पोस्ट डाला और वेल प्लेड विराट लिखा, नीचे कमेंट है जली तो होगी, तो जली मुझे ये पता है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं सही क्या है गलत क्या है। मुझे उम्मीद उनसे ही है, जो ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो ये नेगेटिव लोग हैं, जो ये पेड लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो भोले हैं बेचारे, लेजी भी हैं, वो रिसर्च नहीं करना चाहते। वो कुछ तो नई बात बोलो, अब तुम 10 साल से एक ही बात बोले जा रहे हो। और अंधविश्वास पर भी अब आप तनकीद नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, मजाक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक जेंडर सेंसिटिविटी है जो वो बहुत वोक है। अच्छा, जब आप अपना भी मजाक उड़ा लेना, जैसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कर देते हैं, जैसे मैं अपने दुबलेपन पर कोई जोक कर रहा हूँ, तो ये कैसे कह सकते हैं आप? पठानों के बारे में कैसे कह दिया आपने? अब क्या करें आप? मतलब किसी ने बोला पठान, तू पठान नहीं लगता, पठानों का मिसवाक लगता है, पठानों का टूथपिक लग रहा है तू। तो अब वो मैं अपना भी मजाक उड़ा रहा हूँ, तो ये तो बहुत डेंजरस है। आप कुत्ता मत बोलिए, आप डॉगी बोलिए। तो मैंने कहा कि अगर किसी को गुस्सा आ जाए, बोलेगा बड़े डॉगी आदमी हो, क्यूट लगने लगेगा वो। हम लोग आज जो है ना बहुत जल्दी ऑफेंड होने की एक सुनामी चल रही है इंटरनेट पे। कुछ लोगों को लगता है ऑफेंड, आज क्या देखूं कि ऑफेंड हो जाऊं, आज क्या कहां से बुरा लगे मुझे, थोड़ी आजादी दो। आप हमारी भी नियत देखो, फिर तो बोलेगा ही कोई नहीं, सब बोलेंगे वाह मजा आ गया, सब चंगा सी। तो वो ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए। अभी हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पीछे है। ये है कि कुछ उसके वीडियोस वायरल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है, अदरवाइज आज भी 10,000 कॉमिक्स भी नहीं होंगे शायद, आई डाउट, या 20 होंगे जिनके टिकट बिकते हैं। और जो इतने सारे कॉमिक्स है बेचारे 5 साल 7 साल 8 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कईयों ने छोड़ भी दिया है क्योंकि उसका कन्वर्जन नहीं है। पॉपुलर हुआ है लेकिन उसके खरीदार कहाँ है? कम है। एक कस वर्ड आपके पंच लाइन को असरदार बना सकता है। अगर आप एक गाली बक दे एक सेंटेंस में तो उसमें एक वेट आ जाता है नॉर्मली। ये मुझे थोड़ा सा, मेरी अपनी राय है, ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन उस पर बिना कोई गाली दिए स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें मेहनत लगती है। मैं कॉमिक्स को ही बोला कि ये पढ़े आप, बहुत अच्छा होगा कॉमेडी के लिए। ये समझ में आएगा कि आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप ऐसी लाइन बोल देंगे कि एक लाइन वो आप घर ले जाता है इंसान। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा निकलेगा, जब आप भरेंगे तभी तो छलकेंगे आप। अब मैं तो नज्म का राइटर नहीं हूँ, मैं शायर हूँ ही नहीं बेसिकली, क्योंकि उसका एक ग्रामर है। अगर आप ये क्लेम कर देते हैं कि मेरा एक शेर सुनिए, तो शेर होना चाहिए हो। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने एक शायरी लिखी है, पूरा आर्ट फॉर्म ही लिख दिया तुमने। मिर्जा गालिब के नाम से कोई भी शेर मंसूब कर दिया जाता है। जो शेर है ना, बागीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है, तो वो कह रहा है कि वो है कि बागीचे इकबाल है दुनिया मेरे आगे। बागीचे इकबाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब्बों का रोज तमाशा मेरे आगे। अभी मिर्जा गालिब होते तो यही बल्ली मारा की गली में घसीट के ले जाते हैं उनको। तो अब ये जॉन के साथ भी हुआ है। लोगों को लगता है बाल लंबे कराने से आपके अंदर जॉन आ जाएगा। मतलब एलिया के फैन आपको इतनी शायरी सुनाते हैं, आपको जॉन से मार देते हैं। मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट आता था, भाग साले पाकिस्तानी। मैं देखता था ये क्या है यार। फिर आया एक दिन के बाद, भाग साले पाकिस्तानी, फिर भाग साले पाकिस्तानी। मैंने कहा कि मैंने वहां मेल कर दिया कि आ जाऊं, बोले भाग साले हिंदुस्तानी। मैंने कहा यार उसकी गाली बुरी नहीं लगी, क्योंकि गाली में भी कम से कम उसने हिंदुस्तानी तो कहा। तो जनाब, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मुझे ये ख्याल आया कि ये क्या बात हुई, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो लिटरेरी भी है। और जब मैंने आपकी प्रोफाइल बाकायदा चेक की तो पता चला आप अदब की महफिलों में भी बुलाए जाते हैं, अदब के मंच पर भी आप, और
स्टैंड अप कॉमेडी भी आप कर रहे हैं और बम्बैया और साउथ और नॉर्थ हर तरह की ऑडियंस को आप हंसा रहे हैं। तो ये खुशगवार कॉम्बिनेशन कैसे हुआ कि एक इंसान अदब भी जानता है और अदब जानने के बावजूद उसके अंदर इतना कलेजा है कि उसको छोड़ करके वो वाली कॉमेडी करे जो आजकल चल रही है? क्या कहानी है? इसमें जैसे मेरी शुरुआत जो है वो थिएटर से हुई है, रंगमंच से, एंड वो प्रमुख कारण है इसको अगर मैं हिंदी में कह दूं तो तो वो जब हम थिएटर करते थे तो हमारे लिए बहुत अहम होता था, हमारे डायरेक्टर्स जो जिन काबिल लोगों के साथ मैंने काम किया, कि हम अपने इस प्ले के जरिए क्या कहना चाहते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस सब्जेक्ट का। हम जब तक हम क्लियर नहीं होते तब तक हम ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाते नहीं थे। टेलीविजन पे जब कॉमेडी में करता था तो उस वक्त तो जो हमको स्क्रिप्ट मिलती थी वो हम चल लेकर करते थे, बट जब मॉडर्न स्टैंड अप, कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप हिंदुस्तान में आया और वो शुरू किया तो वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने पेन, अपने पैथोस या जो कहना है उसको करता गया, लेकिन एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स लिटरेचर, आर्ट, अदब के लिए, मतलब हमने मंटो के अफसानों पर जो सियाह हाशी बहुत सारे प्लेस किए, फिर क्या कहते हैं उनका, शंकर शेष जी का आधी रात के बाद एक नाटक किया, एंथन चेखोव के नाटक किए, तो बहुत ही मीनिंगफुल किया। तो अब यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, शेर मतलब शेर तो नहीं कहना चाहिए, मैं बाकायदा शायर नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि खुश फहम अदा, शेरो अदब, बोलने का ढंग, जो कुछ मुझे मिला है वो थिएटर से मिला है। वाह। तो ये जो है नतीजे में ये हुआ कि चूंकि वो कहीं अंदर था, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, इट हैपेंड बाय फ्लूक, बाय डिफॉल्ट, इट वाज बाय अ चांस, कि टेलीविजन पे एक शो आया लाफ्टर चैलेंज, वो कर लिया और फिर वो चल गया, फिर कॉमेडी सर्कस चल गया, फिर पॉपुलर हो गए, सेलिब्रिटी हो गए दुनिया की नज़र में, और बट वो थिएटर मेरा था मेरे अंदर। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सालों से मैं काम कर रहा था। मेरे पास एक किताब आई थी, उसका नाम या पीके नारंग शायद नाम है, दिल्ली के कोई हैं, उनकी किताब थी खुश कलामियाँ, जिसमें अदबी लतीफ़े थे बहुत सारे। तो 2012 या 13 में मेरे पास आई वो किताब। तो मैंने जब वो किताब, हम इत्तेफाक हुआ उसमें देखा, तो मैंने कहा यार ये बड़ा, जिस बंदे ने भी काम किया, ये जो इसका कोलाज बड़ा खूबसूरत है, क्यों ना इसको ड्रामा की शक्ल दी जाए और इन्हीं लतीफ़ों को इनैक्टमेंट करके कुछ किया जाए, अदब को जो एक हम गिविंग बैक, तो वो नहीं हो पाया किसी तरीके से, और वो बार बार रुकावटें आती रही, और करीब 2023 में जो है, अच्छा उसकी कई शक्लें बदलती गई, और उसको फिर मैंने सोचा कि उसमें कहीं एक ट्रैवलॉग ले लिया, जो मोहम्मद अली रुदौलवी का एक ख़त है जो उनकी बेटी के नाम है, जिसमें वो अल्लाह पाक से जो है कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और वो किस तरह से कि मुझे ईमान दे दे, इस तरह की सीरियस बात। तो बहुत सारी चीज़ें, ख़त है, ट्रैवलॉग है, सरगुज़िश्त है, और बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन लेकर और कुछ लतीफ़े ऐसे जमा करके मैंने किया। हमारे एक मुंबई में एक दोस्त हैं, वो भी राइटर, उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, इसमें आपका क्या है? तो मैंने कहा मेरा कुछ नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन है। तो कहा नहीं, आपका भी कुछ होना चाहिए। फिर रीराइटिंग शुरू करनी पड़ी मुझे, और फिर मैंने सोचा अब मुझे, अगर मैं एक जुमला भी लिखता हूं तो इस मेयार को मैच करने वाला जुमला होगा, अदरवाइज बदतमीजी हो जाएगी मेरे इसके साथ। तो फिर मैंने उसकी राइटिंग शुरू की। जो रिवायती स्टैंड अप जो था, जो कि कहते हैं लौंडो लपाड़ों का जो स्टैंड अप है आजकल, वही हो गया, क्योंकि वही मेन ऑडियंस है। उसमें भी मैं उस इम्तियाज बरतता तो हूँ, कहना है ज्यादा बेहतर। तो उसकी राइटिंग शुरू की मैंने, और फिर उतने बारीक जुमले, जैसे एक जुमला मैं आपको बता दूं, देखो मतलब ह्यूमर कहाँ से आता है। जैसे अगर मुझे किसी चीज को क्रिटिसाइज करनी है, तो मैंने कहा कि चाय मैंने बड़ी खराब पी एक दफा कहीं, अब मैं ऐसे सीधे सीधे तो नहीं बोल रहा, तो मैंने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं बना है जिसको पीने के बाद इंसान जिंदा रह सके, और इस बात को मैं मानता था। फिर एक दिन भुसावल जाने वाली ट्रेन में मैंने चाय पी ली। एक घूंट पीने के बाद मुझे यमराज ऊपर की बर्थ पे बैठे हुए दिखाई दिए। अब फिर वो सेट गया।
अब ऐसे बहुत सारे मेरे सेट हैं या बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको अब मैं पढ़ता रहा, चाहे यहाँ पर यूसुफ नाजिम साहब हों या मुश्तबा हुसैन हैदराबाद से हों या मुश्ताक अहमद यूसुफी हों या एंड नंबर्स ऑफ राइटर्स, या ऑस्कर वाइल्ड हो या फिर मार्क ट्वेन हो, मैं सबको पढ़ता रहा। तो जो साहित्य है उनकी नरेशन में, मैंने कहा वो मिसिंग है और वो बहुत बहुत डीप है। आजकल जो चल रहा है वो बहुत सतही है। तो मैंने उसको मेहनत की है बाकायदा, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। तो जुर्रत की मैंने, और उसका मैंने प्रीमियर किया 2023 में मुंबई में, सुपरहिट हुआ बहुत वो, और पुष्पनाही मिली सीनियर्स की तरफ से भी, बड़े काबिल लोगों ने देखा मेरे उसमें, कुछ नज़में वायरल हुई। फिर 1-2 साल पहले यहाँ दिल्ली में जो बड़ा फेस्टिवल होता है जश्न रेख्ता, उसमें बुलाया गया, और वहाँ पर भी लोग इस मूड में आए थे कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन ये उर्दू में क्या करने आया है, ज़रा देखते हैं। बट देखिए, आप मेहनत करें और दियानतदारी के साथ करें तो लोगों तक पहुँचती है। और वो मेरी मेहनत, लोगों ने जब देखा कि मैंने कोट क्या क्या किया है, मेरी रिसर्च क्या है और मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा अंदाज क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वो लोगों तक पहुंचा और मैं खुश, मुझे हिम्मत मिली। अब मैं और उस पर काम कर रहा हूँ। आपने उर्दू का जिक्र किया, जी। और इस वक्त एक कॉमेडियन और उर्दू दोनों पर एक खास तरह की स्पॉटलाइट और आफत आई हुई है। कुछ नहीं पता कब आपकी ऑडियंस जो आपको सुनने आई है वो ऑडियंस से मॉब में तब्दील हो जाए और आहत हो जाए। आपको अंदाजा है आप कितनी एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुके हैं? बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन जो हो गया। अरे ऐसा है, देखिए, बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही है कि जबान जो है किसी रिलीजन की नहीं, रीजन की। जावेद साहब ने भी और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज में। तो वो ये अलमिया है कि इसको समझना चाहिए कि उर्दू जो है हिंदुस्तान में जन्मी, और 70% उर्दू जो है हिंदी है, और हिंदुस्तानी जो ज़बानें हैं, प्राइमरी उर्दू, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और भी दूसरी ज़बानें, इलाकाई ज़बानें, सबको मिला के उर्दू बनी, कम्युनिकेशन के लिए बनी। तो यही है, हिंदी की ही देन है, हिंदुस्तान की ही देन है। तो इसको समझना पड़ेगा। पहली बात, ये कोई बाहर की लैंग्वेज नहीं है। और मुझे वो सागर ख़यामी का एक शेर याद आ रहा है कि जो कहते हैं कि उसको टोपी पहनाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जब मैं दयाशंकर नसीम और जब फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय, जब गुलजार हमारे जो बॉलीवुड के, या फिर गुलजार दहलवी जो दिल्ली के, देयर आर लॉट ऑफ, आनंद नारायण मुल्ला, चकबस्त बद्री नारायण, इतने बड़े बड़े नाम है जो उर्दू पे उन्होंने काम किया है, चरण सिंह बशर जो हैं, और एंड नंबर्स ऑफ पीपल जो जिस तरह से। तो उनका वो शेर याद आता है कि क्यों हमारे खून को पानी किए देते हैं आप, दोस्तों को दुश्मने जानी किए देते हैं आप, वो जुबां जो है फिराको शादो शंकर की जुबां, उस जुबां की क्यों मुसलमानी किए देते हैं आप। तो देखिए वो समझने की जरूरत है। ये हमसे, और मजे की बात बताऊं आपको शीबा साहिबा, आज जब मैं नॉन मुस्लिम पोएट्स को देखता हूं हिंदुस्तान में, और जो मजे की उर्दू और शायरी कर रहे हैं ना, तो ये बात साबित हो जाती है कि ज़बान किसी मजहब की नहीं है, ये सबकी है। आप सही कह रहे हैं। और पूरे उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली और लखनऊ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन सब इलाकों में लोगों की तरफ से जिस तरह के प्रोग्राम्स उर्दू के किए जा रहे हैं, और उसमें भी कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, क्योंकि मुसलमान की उतनी हैसियत ही नहीं है इस वक्त। जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं वो गैर मुस्लिम और खासकर हिंदू भाई ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और शानदार प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि जबान किसी की भपौती नहीं है, वो सबकी है, और इतनी शीरी जबान है, मीठी जबान है। अब मैं समझता हूँ, अगर मुझे संस्कृत, मेरे वालिद साहब संस्कृत पढ़ाते, तो अगर मुझे आती नहीं वो संस्कृत, जब मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, और वो एक किस्सा हुआ कि मैं उनको सिखा रहा था मैथ्स, और मैं मैथ्स में बहुत ख़राब, और तो मेरे वालिद साहब ने एक संस्कृत का एक सेंटेंस कहा कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधो अंधो ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? बोला जिसका गुरु अंधा है और चेला महा अंधा है, और जब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों अंधे कुएं में गिरेंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक। तो सोचिए, मेरे घर में संस्कृत में सुनता था, मेरे वाले साहब जब कभी मूड में आते थे तो कोई श्लोक पढ़ देते थे। तो अब वो हालांकि उर्दू भी उतनी अच्छी बोलते थे, तो ये इस बात का सबूत है कि भाषा किसी की नहीं है, बरतने वाले की है बस 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 वही है। और मैं, देखो ये बात सही है, दो धारी तलवार है कि स्टैंड अप कॉमेडी भी और उर्दू भी।
अब वो अपने तई जो है कॉमेडियंस को भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि माल बहुत जगह जा रहा है। सिर्फ वो छोटे से कमरे में जिसमें 50-60 बच्चे बैठे हैं और जो रिकॉर्ड हो रहा है वहां तक नहीं है, तो इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो सोचने का वक्त है अभी। जी। और जब मैंने आपको अचकन में देखा स्टेज के ऊपर, मैंने कहा ये शेरवानी में कॉमेडी कौन करने आया है भाई। ये अपने खुद के वलीमे में शामिल होने के लिए कौन आया, कौन घोड़ी आया? कहाँ किसी ने छुपा दी इसकी। तो ये बॉम्बे की या अर्बन स्पेसेस की पॉपुलेशन ऑडियंस के बीच में आप ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाउ वेल इट इज़ रिसीव्ड, टेल मी। अब मैं आज अगर इत्तेफाक से मैं अपना इंस्टाग्राम दिखाऊं तो मैं एक कोई सिन्हा या सिंह है, कोई एक लड़का है नौजवान, उसने लिखा है कि आज कल मैंने इत्तेफाक से यहाँ एक जश्न अदब का एक शो किया जिसमें 80% यंगस्टर्स थे और हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन ज़्यादा थे, बच्चे बहुत ज़्यादा थे। और उसमें वो लिखता है कि यार उर्दू सिखाने के लिए बहुत शुक्रिया और मैं बहुत खुश हूँ यार, कोई आदमी जो आज के दौर में जिस तरह की कॉमेडी हो रही है उसमें इतना अदब लेकर आ रहा है और हंसा भी पा रहा है, तो वो बहुत महसूस होकर गए। और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए। तो ये मैंने पहले सोचा कि देखिए वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था कि मुझे ऐसा लगा कि पहली तो कोशिश थी कि मैं कैसे अलग लगूं, क्योंकि ये जो हम इस लिबास में रहते हैं इससे आपका जो जिस तरह का सब्जेक्ट है अदबी है, तो मैं ज़्यादा अच्छा लगने के लिए मैंने डिज़ाइनर शेरवानी पहन ली और वो मैं एक नॉर्मल कुर्ते पजामे में भी आ सकता था, बट मैं एक तो मेरी कद काठी के हिसाब से मैंने सोचा आई शुड वेयर समथिंग लोडेड, इट शुड लुक रिच, क्लासी एंड आई शुड लुक गुड। ये सारी चीज़ों का जो है एक मिश्रण होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि एक लिटरेरी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, क्योंकि मेरे उस सब्जेक्ट में मैं एज ए रीडर की हैसियत से ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, मैं एज ए रहमान खान बात नहीं करता। तो अदबी है, तो मैंने सोचा इसको लिबास भी थोड़ा सा एलिट देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही डिज़ाइनर हो गया हो आजकल वो क्या करूं, बॉलीवुड से भी ताल्लुक़ है वो अच्छा लग रहा है। हाँ, टचवुड, बहुत शुक्रिया। और वो मुझे लोगों ने कहा है, मेरी एक दोस्त है कवित्री है, वो कह रही थी कि वो आप उसमें जो आते हो शेरवानी में तब अच्छा लगता है बहुत। तो मैंने देखा, मैंने अच्छा तो ठीक है, तो ये अच्छा है। और इसीलिए किया कि ताकि आप कैसे अलहदा लगें, भीड़ से अलग लगें और किस तरह से फिर लोग भी एक माइंडसेट से देखते हैं, जी। तो वो कामयाबी मिल रही है और बस अल्लाह का फजल है, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। ज़बान का सवाल अभी आपने उठाया और ज़ाहिर है आप अदब के भी शनासा हैं, तो आपको ये बहुत एहसास रहा होगा कि ज़बान से मरहम भी लगाया जा सकता है और ज़बान से घाव भी दिया जा सकता है। जी। अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ज़बान का इस्तेमाल गलत हुआ है या थॉट प्रोसेस ही गलत था, उसमें क्या था? और उस आपका टेक क्या है? मतलब लपेट तो उन्होंने सबको दिया इसमें। लेटेंट की बात हो रही है शायद। जी हाँ, लेटेंट की बात है। अब प्रमोट नहीं करना चाह रही उनको, वैसा वो बेचारे खुद भी नहीं करना चाह रहे, हटा दिया सारा वो लोग। एक्चुअली क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे वही बात की कि जब एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो उसके खरीदार हैं और जो उसको एंजॉय करते हैं, अगर वहाँ तक कोई चीज़ सीमित रह जाती है तो उतने ही एक, जैसे आज फहश कंटेंट देखने वाले लोग OTT पे मौजूद हैं और ऐसी गंदी साइट्स भी जिसके लोग हैं वो अपनी दुनिया में चलते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है तो ये तो आप रडार में आ जाते हैं। वो शेर है ना कि हमेशा बर्क ने ताका है ऊंचे आशियाने को, वही पकड़ा गया जिसने पहले पर निकाले हैं। तो वो यही हो गया, इसका शिकार भी हुए। अच्छा, इसमें दो चीज़ है, एक तो मैं कभी एडवोकेट नहीं करता जिस तरह की जुमलेबाजी हुई है, वो पहले तो मैं उसको डिस्कार्ड करना चाहता हूँ, वो गलत है। दूसरी बात, उस ऐसे शख्स ने बोली जो ऐसा कभी बोल ही नहीं रहा था। हाँ, वो अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात ही नहीं कर रहा था, वो तो स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा था। क्या होता है कि वो जब जिस सेटअप में, जिस माहौल में होते हो ना, तो यू गेट कैरिड अवे। आप प्लेइंग टू द गैलरी के चक्कर में ऐसी कुछ बकर कर जाते हैं जो कि वो होता नहीं है। लेकिन वो तैयारी करके आए थे, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी है किसी वेस्टर्न प्रोग्राम की, ठीक है? तो वो उन्होंने सोचा था कि वो ये करने आए हैं, हाँ, वो उनके तैयारी करके ज़हन आए में थे। था उनके। जो काम वो अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे थे। ये प्रॉब्लम वही होता है ना कि यू वांट टू बी फनियर, मोर फनियर देन द गाय। तो अब क्या होता है कि जो बंदा बैठा है, आप उसको वन अप होने के चक्कर में आप सोचते हैं मैं ऐसा क्या बोल दूं, लेकिन आप उसका रिपरकशन ये होगा, आपने सोचा नहीं था, आप सोच रहे थे चल जाएगा। देखो प्रॉब्लम वही है। पहले तो मैं कहता हूँ कि वो गलत है, वो ठीक बात नहीं है, ये बात ही सिरे से बहुत ही बकवास बात है, थोड़ा सा घटिया बात है, ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, छोटे मोटे जो कर्स वर्ड्स होते हैं
उसकी अपनी ऑडियंस है। ये तो थोड़ा सा अखलाक की पस्ती की तरफ ले जा रही है वो बात, जी। वो इसलिए डेंजरस है, बट क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं उसको। प्रॉब्लम वही हो गया कि वो अब सब लोग देख रहे हैं, तो उसका असर बहुत अच्छा या बुरा होगा। तो इसलिए ऐसी चीजों पर थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो बंद कमरे में कर रहे थे तो ठीक था। प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, कई स्टैंड अप कॉमेडियंस को बहुत सारे लोग आज भी 90% जो हिंदुस्तानी सोसाइटी है, भारतीय सोसाइटी में, लोग इस तरह का कंटेंट खुले में कंज्यूम नहीं करते या शोज नहीं करवाना चाहते। शादियों में, घर के फंक्शंस में, कॉर्पोरेट्स में, वो तो इन कॉमेडियंस को ही बोलते गाली नहीं देना। टेलीविजन पे भी आते तो बोलते ऐसा मत बोलना। कई शोज में बोला कि उसको बुलाना था लेकिन हम आपको बुला रहे हैं क्योंकि वो छिछोरा है। अब इस तरह के जुमले बोलते हैं लोग। तो जब आप पहुंच इतने सारे लोगों तक रहे तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। मुझे अगर कभी समय रहना मिले तो मैं पर्सनली बोलूंगा भाई रीच बहुत ज्यादा है, तो या तो अपने लिए बना लें ताकि खुद देख लें कुछ लोग, वहां तक ठीक है, लेकिन जब वहां इतना ज्यादा पहुंचेगा तो लोग नाराज होंगे। जब छोटी छोटी चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं तो नाराज होंगे लोग। तो अब एक और जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, कि प्रॉब्लम यह है कि बात तो गलत थी, दूसरा पहलू यह है कि उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो पता नहीं, वो उसको उसने माफी भी मांग ली और उसको वार्न करना चाहिए स्ट्रिक्ट इस तरह की चीजों पर कि ना हो, बट उसको मीडिया ने किसी ने शायद किसका क्या इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी थी जो एक बंदा लेकर चल रहा था। बड़े बड़े जायंट्स हैं जो इतना पैसा लगा रहे हैं, बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म, उनके हाथों में नहीं आ रहा था। तो ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, क्या इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि जिसको इतना बड़ा उसको वो अंडरलाइन किया गया। और फिर कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट बिल्ड आने वाला है क्या? ऐसे भी दबी जबान में लोग बोल रहे हैं। तो अब ये तो मैं क्योंकि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जिस वक्त बहुत ज़रूरी बातें देश के बारे में डिस्कस होनी थी उस वक्त मामला इस तरफ मोड़ दिया गया, जी और ये हमेशा खतरा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको पता है कि जब घटना नॉर्थ में घट रही तो लोगों को साउथ की तरफ मोड़ दो, ठीक है। खबर जो छुपाई जा रही है असली खबर वही है, जो चलाई जा रही है खबर वो नहीं है, ये हम लोग सब समझते हैं। और इसीलिए स्टैंड अप कॉमेडियंस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का लिहाज रखें कि कहीं वो चारा ना बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रीच बहुत दूर दूर तक, अब क्योंकि बच्चे नहीं देखते। अगर ये समझे कि बच्चे देख रहे हैं 28-22 साल के, नहीं बड़े भी देखते हैं इंटरनेट पे। और मैं आपको बताऊं, कई लोग वो कहते हैं, ये मैं नाम नहीं ले सकता कॉमेडियन का, ये कॉमेडियन बहुत अच्छी बात कर रहा होता है बट मैं देखते देखते वीडियो बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि वो एक अच्छा थॉट लेकर चल रहा है जो जगाने वाला थॉट है, लेकिन उसमें एक ऐसा जुमला आता है वो उसको हटा देना पड़ता है। तो ये नुकसान तो हो रहा है। अच्छा मजे की बात है, उनको इससे लेना देना नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको कहता है कि आप ना देखें। एक सोसाइटी में ये भी चेंज आया है कि हम सब जो हैं वो एंटरटेनमेंट को में शॉक वैल्यू को बहुत आगे रख रहे हैं। तो उसमें कला कितनी है, क्राफ्ट कितना है, जबान की बाजीगरी कितनी है, ये सब पीछे है। आपकी बात सुन के आपका ऑडियंस कितना शॉक्ड होने वाला है। और ये पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं बाय द वे। हमारे यहाँ शॉक डॉक्ट्रिन एकदम अपना ली गई है और वो हर फील्ड में अपना ली गई है। आप उन रील्स पर ज्यादा रुक रहे हैं जिसमें शॉक वैल्यू है, आपको शॉक किया जा रहा है और आपसे कहा जाता है कि आखिर तक देखो, आखिर तक रुको, है ना। तो सबको पता है स्पैन बहुत छोटा रह गया है, तो ये 1.5 मिनट भी रुकने वाला नहीं, तो शॉक देना है, शॉक बार बार। मुझे ये उस कंटेंट में भी उसमें शॉक ज्यादा लगा कि इंडियन सोसाइटी के लिए ये बहुत शॉकिंग होगा अगर हम ये बोलेंगे, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं था, कोई मजाक नहीं था, किसी एंगल से उसमें ह्यूमर नहीं था। हो सकता है उसके जहन में हो वो, तो ये जो शॉक गवर्न बाय शॉक या शॉक को उर्दू में क्या कहेंगे, एक ताज्जुब या है ना, ताज्जुब का जो खेज बात, हाँ आश्चर्यचकित कर देने वाली, अचंभित कर देने वाली। तो अचंभा बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ वो स्टैंड अप की राइटिंग का एक बहुत बड़ा कि सरप्राइज करना ऑडियंस को, फ्लिप कर देना बात को कि आप बोल कुछ रहे और कहीं और बोल दें। तो ये तो एक बहुत बड़ा टूल है स्टैंड अप कॉमेडी। लेकिन ये इस तरह से इसको ले जाना, ये तो थोड़ा सा ठीक है। हम कोई भी सभ्य समाज का कोई भी इंसान उसको एडवोकेट उसको पसंद नहीं करेगा, ठीक है। यंगस्टर्स का अपनी बहस है वो एक, बट हाँ इसको थोड़ा सा ज्यादा बना दिया गया मुझे ऐसा लगता है। तो एक चीज तो ये है कि आर्टिस्ट शॉक देने के लिए उसको ट्विस्ट कर रहा है। एक दूसरी मुसीबत ये है
कि ऑडियंस बहुत जल्दी ट्विस्ट करके उसको कहीं आपकी आइडेंटिटी की तरफ लेके चली जाती है। बिल्कुल। आप कोई बात कहें, आप कोई तकलीफ बताएं तो आपको भेज दिया जाएगा कहीं और। हाँ। ये जो ट्विस्ट है ये भी बहुत है। तो आप इसको फेस करते हैं जब आपने, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी पे भी बड़े मजेदार जोक्स किए। मैं करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। वो है ना कि वो किनका शेर है कि दुनिया से तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे मिला है वो लौटा रहा हूँ मैं, ले जाओ इसको। तो वो जो भी मैं अब तो ये हो गया कि अगर कोई मुझे गाली भी बक रहा है, पहले तो आई यूज्ड टू गेट मतलब मैं हेवाय हो जाता कि मैं क्या करूँ, ये क्या है, क्योंकि मैं टेलीविजन से आया हूँ। इंटरनेट में आने के बाद आउट ऑफ सिलेबस वो ये गाली आ रही है, तो ये क्यों गाली दे रहे हैं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। तो शुरू में तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था, लेकिन बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए कंटेंट है, ठीक है। तो वो बैठा हुआ है, उसका फ्रस्ट्रेशन है, वो वैसा नहीं होगा पर्सनल लाइफ में। अगर आप मिले तो शायद वो आपसे हाथ भी मिलाएगा, गले भी मिलेगा, लेकिन वो वहाँ बैठा है, उसको लग रहा है कि मैं ऐसा बोल दूं इसको कि इसको मिर्ची लग जाए। तो वो बोलते हैं मुझे अभी जैसे जावेद साहब का भी ट्वीट या कोई कमेंट वायरल हो रहा है, विराट कोहली की सेंचुरी पर उन्होंने कुछ किया तो किसी ने कहा कि आपको तो अच्छा नहीं लगा होगा। तो जावेद साहब ने बड़ा उस पर लंबा जवाब दिया है कि तुम्हारे जो है वो फोर फादर से जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, हमारे उनके खिलाफ लड़ते थे। फिर उसने और कुछ कहा, जावेद साहब ने कहा कि तुम नीच हो और नीच ही मरोगे, और पता नहीं कि इस तरह का वो, हाँ, इस तरह का पूरा लंबा चला है। मेरे साथ हुआ, मुझे याद है, एज इट इज हुआ, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नॉर्मली जवाब नहीं देता हूँ। मुझे याद है विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, वर्ल्ड कप का ही मैच था 2-3 साल पहले। मैंने एक अच्छा पोस्ट डाला और वेल प्लेड विराट लिखा, नीचे कमेंट है जली तो होगी। तो जली तो मैं अब वो प्रॉब्लम ये है ना कि अब मैं इस मूड में नहीं हूं कि मैं अपनी वतन परस्ती जबरदस्ती एग्जिबिट करूं। मेरा बहुत निजी मामला है। हम सब अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं, और बदनसीब होगा जो जिस जमीन में पैदा हो उससे मोहब्बत ना करता हो, वो बदनसीब होगा। और दुनिया में हर 1-2% हर मुल्क में जो उस मुल्क को खराब करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सब कास्ट, हर जगह। तो मुझे वो नहीं करना है। और मुझे जब बोलते हैं तो मुझे उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। अच्छा, मैं सिर्फ उसको खुश करने के लिए अगर मैं एक मुल्क को गाली दे दूं तो वो खुश हो जाएगा, जबकि रियल में अगर मैं उस मुल्क के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा हूं तो अच्छा सुनना चाहते हैं लोग। बस तू बोल दे कि ये नीच है, मैं खुश। तो ये अब कितनी खतरनाक बात हो गई है। तो मुझे जब मैंने उस पर एक लतीफा भी बना दिया था कि मैं तो बॉस, नाम ले ही लेते हैं, मैं तो बॉस पाकिस्तान को दिल खोल के गाली देता हूँ, बुरा भला कहता हूँ क्रिकेट मैच में, भले इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच क्यों ना हो। तो ये लतीफा है। और एक मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हमको जैसे मुझे याद है कि एक मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट आता था, भाग साले पाकिस्तानी। मैं देखता रहा ये क्या है यार। फिर आया एक दिन के बाद, भाग साले पाकिस्तानी, फिर भाग साले पाकिस्तानी। तो मैंने उस पर लतीफा बना लिया। मैंने कहा कि मैंने वहां मेल कर दिया कि आ जाऊं, बोले भाग साले हिंदुस्तानी। तो मैंने कहा यार उसकी गाली बुरी नहीं लगी, क्योंकि गाली में भी कम से कम उसने हिंदुस्तानी तो कहा। अच्छा, मेरा ये सटायर है, मेरी ये नोक-झोंक चलती रहती है। मुझे ये पता है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं सही क्या है, गलत क्या है। मुझे उम्मीद उनसे ही है। जो ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो ये नेगेटिव लोग हैं, जो ये पेड लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी जहन साजी हो गई है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भोले हैं बेचारे, वो भोले भी हैं और वो लेजी भी हैं। वो रिसर्च नहीं करना चाहते, वो जानना नहीं चाहते। गालियां इतनी पकाऊ हो चुकी हैं, इतनी थक चुकी हैं, हमें लगता है कुछ नया ही ले आओ, कुछ इनोवेट करो, कुछ ऐसा दो, कुछ तो नई बात बोलो। अब तुम 10 साल से एक ही बात बोले जा रहे हो। तो ये जो लेजीनेस है, ये उनका जो सटायर का चार्म है वो भी खत्म कर देती है। मतलब तो ऐसी जगह भेजो, आप मुझे वहां भेज दो, क्या जो आजकल एक्टर्स बहुत जाते हैं, जगह का नाम, पहले तो पेरिस जाते थे, लक्षद्वीप, और पता नहीं क्या, लक्षद्वीप तो यहाँ है, मालदीव्स जाते हैं। मैं बोले कुछ और ऑप्शन दो, वहीं कहा पाकिस्तान क्यों यार, कुछ अच्छी जगह बताओ, मैं वहां जाऊं। वहां क्यों भेजूं, वहां तुम ही चले जाओ। तो मैं अपने दोस्तों को तो बोल देता हूँ। अच्छा, दोस्त तो जानते ही ना, हमारे दोस्त तो समझते हैं, बट मजा वो भी लेते हैं। मेरा तो पूरा एक सेट है उस पर, किस तरह से मैं कहता हूँ कि आई हेट वॉचिंग इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच विद माई नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि मैच को कम और मुझे ज्यादा देखते हैं। तो अब मैं तो प्रॉब्लम में से कॉमेडी निकालूंगा मैं।
मेरा तरीका है बात करने का, मैं किसी से नफरत नहीं कर रहा। आप कर ले मुझसे नफरत, वो आपका दिल गुर्दा है, मैं नहीं कर रहा आपसे। मैं नफरत करने वाले को बेचारा ही समझता हूँ। मोहब्बत करना मुश्किल काम है। बेचारा है वो, लेजी भी है, भोला भी है। उसको कल कुछ अच्छा चीज दिखा दो तो वो अच्छा हो जाएगा। मतलब उसको साइड करना कितना आसान है। बट उम्मीद है, मैं वो फैज का शेर सुना दूं आपको कि कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो हम तो अपना काम करते रहेंगे साहब। कोई नीचे टाइप कर रहा होगा फैज पाकिस्तानी थे। वो कहीं के भी हो। ये अच्छा, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो यही है कि हमको जो है रीजन जो है, पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। जावेद साहब ने कहा है कि देखो वैसे इंसान भी है, जो मोहब्बत की बात करेगा वो कहीं का भी हो, बेशक। जो अच्छी बात कर रहा है, जो जोड़ने की बात कर रहा है, वो हमारा है। और जो बुरी बात कर रहा है वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, जर्मनी में हो, कहीं का भी हो, वो हमारा नहीं। बस स्टैंड अप कॉमेडी पहले हॉल के अंदर होती है, उसके बाद वो उसका वीडियोस आते हैं, वो एक डिजिटल पर वो बाद में आती है, लेकिन वहाँ होती है। तो एक समाज के तौर पे आप इसको, इस पूरे प्रोसेस को किस तरह देखते हैं कि लोग पहले थिएटर जाया करते थे या संगीत की महफिलें हुआ करती थी, ये सब कम हो गया है और स्टैंड अप उसने बहुत जल्दी स्पेस लेना शुरू किया और कॉमन सेंस बनाया अर्बन पॉपुलेशन का। तो ये आप इसको लो इन्वेस्टमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, लो इन्वेस्टमेंट आर्ट फॉर्म की वजह से ये हुआ है, क्योंकि अगर कोई अच्छा नाटक देखना है तो उसका उसमें इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है ना। और उस क्राफ्ट को समझना, उसमें इतने शोबे हैं, उसमें स्क्रीन प्ले भी है, उसमें डायलॉग भी है, उसमें अदाकारी भी है, उसमें ड्रेस और आर्ट डिज़ाइनिंग भी, सब कुछ है। तो स्टैंड अप का जो चलन बढ़ा है वो इसको जगह हटा करके अपनी जगह बनाई है। असल में क्या होता है, जब पॉपुलैरिटी एक बहुत अहम रोल किरदार जो अदा करती है, तो जो नए कॉमिक्स हैं उसमें बहुत सारे लोग तो वायरल होना चाहते हैं, जल्दी से पॉपुलर होना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ अट्रैक्ट हुई कि वो अपने मन की बात या अपने दिल की बात कहने का एक मंच है। जो जो फील कर रहे हैं, जो उनका प्रॉब्लम है, जो उनका गुस्सा है, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी एगनी है, वो उसको शब्द मिल रहे हैं इस मंच से। तो वो जिस भी फॉर्म में, अब ये है कि उनकी रोज़मर्रा की भाषा में गालियाँ हैं तो गालियाँ दे उसमें डाल के कर लेते हैं। मैंने उनसे बात की, बहुत बहुत सेंसिबल लोग, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो बहुत सेंसिबल है, बड़ी अच्छी बात, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, उनकी देश दुनिया समाज पर उनका IQ लेवल अच्छा है। बट चूंकि उनकी भाषा का वो एक वो है, तो वो उसमें एक लगा देते हैं और वो खराब कर देती है। मतलब भाषा के इस्तेमाल का एक खास अंदाज है। हाँ, वो और प्रॉब्लम वही है कि जैसे हम अपने घर में बैठ के तो बात नहीं कर सकते, प्रोवोकेटिव है भाषा। हाँ, तो वो, और फिर क्या वो दोस्त, अब उन्होंने, उनको चाहिए भी नहीं, वो उतनी ऑडियंस के साथ खुश हैं। बट मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो पॉपुलर इतना हो गया है कि उसको सब देख रहे हैं, और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस तरह की भाषा से अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं। तो या अब अगर ये कह दूं कि इसको इंटरनेट पर डालना ही बंद कर दें तो फिर वो भी नुकसान है, और फिर उसमें कुछ तो उनको लिखना पड़ेगा कि भाई कि ये सिर्फ आपके लिए। अब वो जो शुरू में जो वार्निंग या जो भी आप क्या लगाते हैं, वो डिस्क्लेमर डालते हैं, और भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए तो चीज़ें और भी है ना, बहुत सारी अश्लील फिल्में भी तो आ रही हैं, लोग देखते हैं, उसके लिए पंगा नहीं हो रहा है। तो वो आपको बहुत कैटेगराइज करना पड़ेगा उसको। और मैं आज भी बताऊं, ये इसका एक अदर साइड भी है कि ये मीडियम उतना पनप भी नहीं रहा है अभी, जितना ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉपुलर हुआ है। अभी हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पीछे है। ये है कि कुछ इसके वीडियोस वायरल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है, अदरवाइज आज भी 10,000 कॉमिक्स भी नहीं होंगे शायद, आई डाउट। और मेरे ख्याल से 10 या 15 कॉमिक होंगे या 20 होंगे जिनके टिकट बिकते हैं। और जो इतने सारे कॉमिक्स है, बेचारे 5 साल 7 साल 8 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कईयों ने छोड़ भी दिया है क्योंकि उसका कन्वर्जन नहीं है। क्योंकि जिस तरह की कॉमेडी वो कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट तो खरीदेगा नहीं। कॉर्पोरेट अगर बुलाता भी है किसी कॉमिक को तो उसकी शर्तें होती है कि भाई आप आए हो, आप ये टॉपिक पे बात नहीं करोगे, गाली नहीं दोगे। तो वो पहले ही फिल्टर करवा लेता है। चाहिए एक पॉपुलर आदमी, बट ये नहीं चाहिए, तो वहां पर वो एडजस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले लोग भी कम है, तो ये आर्ट फॉर्म को खतरा है। दूसरा, सेंसरशिप इतनी स्ट्रांग हो रही है, और अभी ब्रॉडकास्ट बिल की भी बात हो रही है। फिर लोग क्या कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा, जो वो
अलावादिया साहब ने जो जो कॉमेडियंस को के डन को जाके तबाह किया है, तो वो जो उसको कुछ लोग कॉमेडियंस का विभीषण कह रहे हैं। तो जैसे सुपारी लेके उन्होंने सुपारी लेके उसने सारा पान का पीक थूक दिया सब पर। तो ये गड़बड़ जो उन्होंने कर दी है, तो ये बहुत डेंजरस हो गया। तो ये आर्ट फॉर्म वैसे भी थोड़ा सा शेकी है, मतलब कई कॉमिक्स वो बोलते हैं शोज नहीं मिल रहे, क्या करूं, 3 साल हो गए, राइटर्स अच्छा लिख रहे हैं, जोक भी अच्छा लिख रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, पॉपुलर हुआ है लेकिन उसके खरीदार कहाँ हैं, कम है, 10-1 लोग कर रहे हैं जो 15 लोग। तो ये और अब तो और डेंजरस हो जाएगा, शोज कैंसिल हो रहे हैं। एक कॉमिक है बहुत अच्छे जो इस तरह के कॉमेडी, मतलब उनका बोल्ड है, जुमलेबाजी कर लेते हैं, उसमें कसवर्ड आ जाता है, बट कोई पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं करते, तो उनका यूपी में उनका पूरा शो कैंसिल हुआ। कब? अभी कुछ ये इस कंट्रोवर्सी के बाद? हाँ, उनका शो कैंसिल हुआ है। और एक और दिल्ली के कॉमेडियन है, उन्होंने भी इस तरह का लेटेंट जैसा कुछ बनाया था, तो उन्होंने अपने चैनल से सारा हटा दिया, पूरा शो ही हटा दिया कि अब स्क्रूटिनी में तो ये भी आएगा। तो एक की वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है। तो ये आर्ट फॉर्म तो अभी ये थोड़ा सा रडार में भी है, और वैसे भी थोड़ा सा इतना फ्लरिश नहीं कर रहा जितना होना चाहिए। पॉपुलर तो हो रहा है, बट अभी समय लगेगा, बहुत खतरा है। कॉमेडी खतरे में, मैंने एक सेट बनाया भी था कॉमेडी खतरे में। ये दोनों तरफ जा सकता है, कॉमेडी को मार भी लग सकती है, लेकिन कॉमेडी में फिर क्वालिटी, लिटरेचर, भाषा का शऊर, ये सब चीजें भी आ सकती हैं, आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि और जैसे कुछ जो ओल्ड स्कूल कॉमेडी या पुरानी तरह की जो कॉमेडी थी जो टेलीविजन पे होती थी, जब स्टैंड अप लॉफ्टर चैलेंज होता था, तो मैं तो अपील करना चाहता हूँ जो ओल्ड स्कूल कॉमेडी करते वो भी नया कंटेंट लाए, दिलेरी के साथ आए, क्लीन कॉमेडी लाके करें ना, करें। अभी क्या है, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। आई वॉज द पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जब उस तरह की स्टैंड अप होती थी, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि इस तरह से कॉमेडी हो रही, तो मैंने अडेप्ट कर लिया। कुछ लोगों ने अडेप्ट किया कॉमिक्स में भी जो टेलीविजन करते थे, और लोग आने चाहिए ना, तो लोगों को ऑप्शन मिले कि भाई नहीं, क्लीन कॉमेडियंस भी बहुत सारे हैं, और ऐसे भी आपको क्या चाहिए आप तय करिए। तो उस पर काम करने की मैंने बीड़ा उठा लिया है। अब मैं अचकन पहनूंगा, शेरवानी भी पहनूंगा, घोड़ा भी लाके खड़ा करूंगा कॉमेडी के दूल्हा। वाह, अच्छा जुमला है। देखिए, ये मैंने जो बात आपसे पूछी थी और फिर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल से मैं इस तरफ जाना चाहूंगी कि क्या बाकी का जो आर्ट फॉर्म है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में खासकर, जो जिसमें नाटक और थिएटर की बात मैं करूं, क्या मॉडर्न चैलेंजेस और मॉडर्न सोसाइटी का जो नया रूप आया है सामने, उसको लेकर के अच्छे नाटक लिखे जा रहे हैं? क्या मंचन करने लायक नाटक हमारे सामने आ रहे हैं, या हम वही पुराने नाटकों को ही रिसाइकिल कर रहे हैं, क्लासिक के नाम पे, क्लासिकल के नाम पे, ओल्ड इज गोल्ड के नाम पे, और हम नए जो माइंड है, जो नए बच्चे हैं, उनके कंजम्पशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? मुझे एक कमी जो कॉमेडी की, स्टैंड अप कॉमेडी की है, वो उस पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन दूसरी तरफ जो संजीदा लोग थे, उन्होंने आज के तकाजों के हिसाब से माल नहीं बनाया। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल है, तैयारी नहीं की। बैठ के ब्लेम गेम खेलना बड़ा आसान है, आपको करना पड़ेगा। ऐसे मैं थिएटर से भी रहा हूँ, तो थिएटर के हवाले से देखो 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो चल रहा है उसको कैश किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें चल रही, पॉपुलर चीज़ें चल रही है, तो उस पर नाटक हो रहा है। वहाँ मंशा जो है वो कॉमर्स है, लेकिन साथ ही साथ जैसे मुझे याद है जब हम हिंदी थिएटर करते तो मराठी थिएटर जो है बहुत क्या कहते हैं, मॉडर्न जो है एक वो एक्सपेरिमेंट करता था, वो नई चीज़ें लाता था, जो हम आश्चर्य करते थे देख के, यार ये क्या थॉट पे काम हो रहा है। बंगाल का थिएटर बहुत रिच है, और मिडिल क्लास था वहाँ पर। हाँ, उसका सब्जेक्ट था मिडिल क्लास। हाँ, और जैसे मतलब कमर्शलाइजेशन इतना हो गया कि वो जैसे गुजराती थिएटर है, वो तो उनका है कि आपको दिखाएं बड़ा ड्राइंग रूम, दिखाएं बड़े सोफे, दिखाएं झालर, दिखाएं स्टार, तो लोग उसको देखकर भूल जाएं अपने गम, और देखें क्या अच्छा है, कितनी अच्छी साड़ी है शिफॉन की पहनी हुई, और क्या हो रहा है। तो वो उनकी ऑडियंस को ऐसे कैटर किया गया। अब हिंदी नाटक अगर आप कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं लाते तो कोई देखने नहीं जाता ऑडिटोरियम में, और इल्ला माशाल्लाह कुछ कम प्लेस होते हैं, कुछ लोग जैसे दिल्ली में तो फिर भी बहुत अच्छा तजर्बा होता है, लेकिन उसको देखने वाली ऑडियंस नहीं है, उसके पास ऑप्शंस इतना है तो लोग करते नहीं है। या फिर कुछ लोग इतना पुराना कर रहे हैं कि आज भी वो आषाढ़ का एक दिन कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी इस पर्टिकुलर नाटक का, मैं बोल रहा हूँ आषाढ़ का एक दिन कर रहे हैं, और फिर वो
तुगलक कर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस पर एक लतीफा लिख दिया था, इनको ऐसा लगता है कि मरने से पहले एक बार नहीं करेंगे तो निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, वो करना जरूरी है। अरे भाई वो हो, आप करें, आप उसके अलावा भी कुछ एक्सपेरिमेंट करें। ये आपके गुरु ने किया था, आपने वही उठा लिया और आपने अब ये आप नाटक अपने मजे के लिए कर रहे हैं। नाटक जो है बादल सरकार या फिर यहाँ पर स्ट्रीट प्ले करते थे बहुत, सफदर हाशमी या एंथन चेकॉफ या आपका शेक्सपियर, ये जितने, या मराठी में पुल देश पांडे, आचार्य अत्रे और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने, गिरीश कर्नाड वहां पर, उत्पल दत्त साहब, तो ये सब लोग एक पब्लिक की आवाज, उनका दर्द जो है नाटक के जरिए लोगों तक जाते थे। आप एक आषाढ़ का दिन उठा लिए, वेटिंग फॉर गोदो, अब वो कर रहे हैं, हो चुका भाई। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ मंडी हाउस जैसी जगहें थी और बहुत सारे थिएटर थे, स्ट्रक्चर्स मौजूद थे मंचन करने के लिए, वहाँ पर अब जो स्टैंड अप कॉमेडियंस ही काम कर रहे हैं, वही आते हैं, उन्हीं का शो होता है। जो थिएटर का काम था वो या तो ऐसा लगता है कि अब जो भी बनेगा वो टीवी के लिए बनेगा, वो सीधे स्क्रीन पर जाएगा, और उसके अलावा बाकी के जो लोग थे वो फ्रस्ट्रेटेड, वो पुराने ज़माने को याद करके नई पीढ़ी को कैंसिल आउट करना, या ये नाकारा लोग हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनको समझ नहीं है, ये वाला जो होता है ना कि एक सठियाया हुआ इंसान जो है वो अपनी नौजवान पीढ़ी को समझ ही नहीं पाता ये क्या है। जबकि ज़िंदगी इतनी बदली है, बड़े शहरों में पीजी एकोमोडेशन में रहते हुए बच्चे वो ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिले, उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ मिले, मनोरंजन भी कुछ हो, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत बड़ा खिला यहाँ पर वैक्यूम नज़र आ रहा है कि जो पुराना जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे, है ना, राजा का बाजा कितना अच्छा वो उस वक्त सिस्टम के अगेंस्ट, या फिर वो जो प्ले था कादर खान साहब का नीम का पेड़, जो उनका कृष्णचंद्र का लिखा हुआ वो अफसाना, जिसको बड़ी देर की मेहरबा आते आते, और वो हर जमाने में होता था। अच्छा, वो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ नहीं था, वो समाज के खिलाफ, हम भी तो सिस्टम है किस तरह से, तो वो बनता था। अब वो एक 30 साल पहले कहीं आपने देखा था या काम किया था, आप वो उठा के ले आया करवाने के लिए बच्चों को, तो उससे क्या ग्रोथ हो रही है? अगर त्रासदियों का मंचन हो सकता था उस जमाने में, अभी तो त्रासदियां बढ़ी हैं, इतने लोग हैं जो जिंदगी को नकार के, ठुकर मार के, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, उनके कारण क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल कारण क्या है, हमने किस तरह की पॉलिटिकल इकोनॉमी बनाई है उस जिसकी वजह से पढ़ा लिखा नौजवान भी फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है, और जो मेहनत करना चाहता है मजदूर, उसको भी मजदूरी नहीं मिल रही। तो ये सारी चीजें, लेकिन अभी हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग्स में वो लोग ही नहीं है। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें आपके जरिए, कि जो लोग करना भी चाह रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि उसके बायर्स नहीं है, प्रोड्यूसर्स नहीं है, वो बेचारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस जज्बे के तहत काम करना चाहते हैं, बट वो करें क्या? एक तो फिर उनको बनाने के लिए पैसे चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, फिर ऑडियंस चाहिए। अब वो हर जगह से वो बेचारे बेबस हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं, तो क्या करें? एक ऐसा भी तबका है जो स्ट्रांगली कुछ करना चाहता है, बट उसके बाद रिसोर्सेज की कमी है। हाँ, ज्यादा बड़ा तबका वो है जो सिर्फ रिपीट कर रहा है, और जो चल रही है वही करेगा। अगर कुछ रिलीजियस कुछ चल रहा है तो फिर वही नाटक बनाएंगे, या फिर एक बड़े सेलिब्रिटी को ले लेंगे और उसको लेके कुछ बना लेंगे, या फिर कुछ डबल मीनिंग बनाना। नाटक में भी बहुत ही बकवास ऐसे ऐसे नाटक आ रहे हैं कि जो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है स्टेज पे, कहानी नहीं है, क्या कहना चाहता है राइटर, फॉर्मूला है, लतीफों को एनैक्टमेंट ऐसा लगता है। तो वो तो है, बट थोड़ा सा जैसे आज थिएटर करके इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। आप देखिए, आप रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, अब या फॉरेन चले जाएं, जो विदेशी मुल्कों में जहां पर थिएटर आर्टिस्ट एक लग्जरी वाली लाइफ जी सकता है, तो वहाँ सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ जिस दिन हो जाएगा तो अच्छे दिन आ जाएंगे। तो स्टेज आर्टिस्ट का एक बहुत बड़ा ये भी है कि बहुत आपको एलीट होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड हो और फैमिली मनी हो, जनरेशनल मनी हो, तब आप ये रिस्क लें कि आप स्टेज परफॉर्मर बने। ट्रेजेडी है, अब देखिए धनवान हो जाएगा तो थिएटर क्यों करेगा? तो वही बात है, थिएटर जैसे मुझे याद है, हम जब थिएटर करते थे तो हमको जब भूख लगती थी 4-6 घंटे की रिहर्सल के बाद, तो हमारा प्रोड्यूसर हमको चाय पिला देता था, तो हमारी भूख मर जाती थी, उसकी भी इंसानियत, तो दोनों का हो जाता था बैलेंस। तो उस पर भी बड़े लतीफे। अब जैसे वो मंटो साहब का जो अफसाना है खोल दो, उनकी कहानी अफसाना, तो उस पर लोगों ने इतना उसका इनएक्टमेंट करके नाटक बना दिया। मैंने मंटो साहब जिंदा होते तो बोलते बांध दो इन सबको, पहले तो इनको खुले में मत रखो। और एक और जुमला है, मैं कहता हूँ ज्यादा थिएटर करने से इंसान के अंदर 2 चीजें आ जाती है। दूसरा है टैलेंट,
पहला है फ्रस्ट्रेशन, आएगा ही ना, काम ही नहीं मिल रहा है। नसीरुद्दीन शाह साहब याद आ रहे हैं मुझे। तो नहीं, वो तो खैर वो मतलब तो बिग अचीवर है लेकिन नाराज रहते हैं अब वो अक्सर। उनकी शख्सियत का हिस्सा है, वो गुस्सा है, और वो उनके पास हिम्मत है, दिल गुर्दा है, वो अपना एक्सप्रेस भी कर देते हैं, और मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बेशक। उनका अपना ओपिनियन है, स्ट्रांग है, वो फिल्टर करके नहीं बोलते। लेकिन क्या बुरी बात है कि इंसान अगर नाराज है तो क्या बुरी बात है, वो किसी की मक्खनबाजी तो नहीं कर रहा ना, वो बोल रहा है, आपको बुरा लगे ठीक है, लेकिन वो है तो है, उनको जो लग रहा है बोल रहे हो। कम से कम एक तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साफ गोई से बात कर रहे हैं। बेशक ओटीटी का एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग इन्वेंशन हुआ है जी। और हमें लगता था कि इतने जो ड्रामा स्कूल से निकल रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, जो पैशनेट हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। और ओटीटी सीरीज ने हमें बड़े लाजवाब एक्टर्स देने शुरू किए। ये बहुत अच्छा हुआ, है ना, बहुत अच्छा हुआ। ये एक्टर्स के लिए ये उनकी मिराज है, मतलब बहुत सारे एक्टर्स को बहुत कुछ मिला ओटीटी से, क्योंकि वो अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, जब एक पंकज त्रिपाठी किसी सीरीज का लीड एक्टर होता है, जब एक जयदीप अलावत किसी सीरीज का लीड एक्टर होता है और उसे तगड़े पैसे मिलते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ बड़ी खुशी होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि अब जो है, अब उसके खरीदार हैं, बायर्स, और रियलिज्म देखना चाहते हैं लोग। तो फिर अब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, अब उनकी फिल्म है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी मेहनत, उन्होंने बहुत बड़ा, वो हमारे हीरो हैं, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, दुनिया भर में ले जाते हैं हमारे सिनेमा को। लेकिन जो सिर्फ टैलेंटेड था वो तो बेचारा दब जाता था, या तो विलन बने या तो कॉमेडियन बने। अब ओटीटी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। ए लिस्टर्स के अलावा किसी की इज्जत ही नहीं थी। हाँ, मैं कितना बड़ा ये ट्रेजेडी थी हमारे पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कि अगर आप ए लिस्टर नहीं हैं तो आप रुल जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, काम करवा लिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आप मतलब अपने आप को खत्म कर लें, ये हालत थी। और ओटीटी आ गया। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं कि यार पंकज त्रिपाठी को साइन करना है यार, लेकिन यार 2 साल तक डेट ही नहीं उनकी यार। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है सुन के, मजा आया। ठीक है, एक एक्टर की डेट नहीं मिल रही है, अच्छा लग रहा है। पोएटिक जस्टिस। हाँ, बहुत। ये देखिए, वो हिंदी में है ना कि प्रकृति संतुलन मांगती है, तो आ रहा है, सब संतुलित हो रहा है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, वरना बड़ा बोल्ड हो जाएगा, कुछ लोगों के खिलाफ हो जाएगा। असल में हमने एक पॉडकास्ट में एक महिला कलाकार को बुलाया था जिन्होंने फिल्में भी की हैं, नाटक भी किया है और टीवी भी किया है। तो उनसे जब मैंने सुना कि जो ए या बी लिस्टर्स नहीं हैं बॉम्बे में, उनका क्या हाल है, वो किस तरह के घरों में रहते हैं, उनको पैसे कितने दिन तक लटका के दिए जाते हैं, कभी कभी दिए भी नहीं जाते ये हैं। बहुत ही डार्क साइड है और ये बहुत ही डेंजरस है, ये बात तो है। और ये जो 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद पैसे देने की जो परंपरा है, आपके पास तो पैसे हैं, उनके पास तो नहीं है। वो तो बेचारा अपनी सर्वाइवल के लिए जूझ रहा है, आपको तो पहले दे देना चाहिए 50%। आप स्टेज आर्टिस्ट हैं, मैं इसलिए इस पर बात कर रही थी कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझा जाता है जब कोई ट्रांसफॉर्म करता है और छलांग लगा करके स्टेज से फिल्मों में चला जाता है, स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे दिख जाता है जी। और लेकिन वहां पर भी उसकी एक लिमिटेशन है, वो साइडी है, साइडी रोल्स कर रहा है जी। क्या आपको क्या लगता है, ये प्योरिटी के आप कायल हैं कि नहीं, आप स्टेज से आते हैं, आप स्टेज पर ही रुकिए और यहाँ इज्जत कमाइए, बजाय इसके वहाँ साइड रोल्स कीजिए। अभी एक बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन ने बड़े स्टार कास्ट में काम किया और वो बड़ा खराब सा साइड रोल था, कुछ नहीं था उसमें। मुझे इसलिए बात है। देखिए कैसा है कि वो आपकी चॉइस भी है, आपका अपना फैसला है, और वो क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मुझे याद है, अमिताभ बच्चन साहब ने भी एक इनिशियल दौर में, जब वो बड़े एक्टर नहीं थे, तो किसी फिल्म में गूंगे का रोल किया था, रेशमा और शेरा नाम की फिल्म है। आशुतोष राणा का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि अब कितनी ही सच अ ब्रिलियंट एक्टर, उनको देखिए आप, वो तो ऐसा लगता है लफ्ज को जिंदा कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। वो डेड बॉडी का एक फिल्म में रोल किया। और अगर अब बड़ा तब मिलेगा जब आप छोटे में साबित करेंगे। तो अगर आप अच्छे एक्टर हैं, शर्त ये है, और आप मेहनती एक्टर हैं, तो आपको उस प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। अब मेरे साथ ये है कि हाँ, इसीलिए थिएटर वाले, नसीर साहब और ऐसे बहुत से लोग थिएटर सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए करते हैं, ताकि यहाँ मैं राजा हूँ, वहाँ मैं अभी धीरे धीरे गद्दी की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाँ, तो वो कैसा है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। बट अगर एक बड़े मीडियम में जाना चाहते हैं तो आपको साबित तो करना पड़ेगा। फिर आपकी किस्मत बहुत जोरदार है, या फिर आपके फादर के पास या आपकी फैमिली के पास पैसा है कि आपको लॉन्च कर दे,
वरना आपको छोटे किरदार तो इनिशियली आएंगे, अगर आपका काम अच्छा है तो आप बढ़ेंगे आगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, मुझे याद है सरफरोश फिल्म एक हमने देखी थी बहुत पहले, उसमें एक इतना सीन याद था कि जब आमिर खान इंटरोगेशन कर रहे हैं, उसको लॉकअप में मार रहे हैं और वो रो रहे हैं और कि साहब मैं नहीं था, और बस वो उतनी देर वो याद रह जाते कि कौन था यार ये, इतने बिल्कुल कन्विंस कर दिया कि यही चोर है और यही वो है। एक एक सीन है। तो कहीं तो किसी प्रोड्यूसर को या किसी डायरेक्टर को, किसी राइटर को स्ट्राइक हुआ कि यार ये एक्टर को यार ये ले लेते हैं, तो उसकी भी जरूरत है। लेकिन वो दोनों काम एक्टिंग के ही हैं, यहाँ कॉमेडियन है। हाँ, मैं उस हाँ देखिए, देखिए कॉमेडियन के लिए भी अब इसको समझिए कि कुछ कॉमेडियंस को फिल्मों में इसलिए लाया जा रहा है कि उनके पास नंबर्स है, उनके स्किल्स पर नहीं लाया जा रहा है। नंबर गेम हो गया है। आपको बता दूं, आज आप ताज्जुब करेंगी कि कोलैबोरेशन होता है बड़े फिल्म स्टार्स का, जो एजेंसीज उनको जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो फेमस है उनके साथ कोई रील बनवा देते हैं ताकि उनके नंबर्स यहाँ है। ये नंबर कन्वर्जन का गेम ज्यादा मुझे लगता है कि उसको अगर Eyeballs। हाँ, इनके इतने फॉलोअर्स है, 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इतना कन्वर्जन तो हो ही जाएगा ना, ये यहाँ आ जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि लोग उसके उस काम की वजह से उस चीज को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर अगर गाना गाने लगेंगे तो उनको नंबर्स नहीं मिलेगा। तो लोग ये नहीं समझते, अगर वो एक ऐसे सेटअप में है जहां पर एक्टिंग हो रही है और वो उसको एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, तो लोग नहीं देखेंगे उसको। ये फिल्मों की पुअर क्वालिटी का भी तो बयान करता है ना, हाँ बिल्कुल। कि आपको गिमिक्स में जाना पड़ रहा है आई बॉल्स के लिए, अटेंशन के लिए, बजाय इसके कि आपके काम की वजह से आपकी फिल्म देखी उसके फायदे नुकसान दोनों इंटरनेट के ना। ये एक नुकसान है बहुत बड़ा कि एक स्किल्ड एक्टर जो ट्रेंड एक्टर है, जो एनएसडी से आया है या कहीं से भी आया, ट्रेंड बहुत अच्छा एक्टर है, उसको उसके बजाय आप तरजीह ऐसे आदमी को दे रहे हैं जिसके 4 मिलियन फॉलोअर है, इसको ले लेते हैं और उसको एक्टिंग भी नहीं आ रही, कैमरा फेस करने नहीं आ रहा है उसको। तो उसका नतीजा, अच्छा उसमें कोई ऐसा हो, कोई उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो और डायरेक्टर ने निखार लिया, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली वो तो मुंह के बल ही गिरेंगे। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो आप कैसे करेंगे आप? तो ये एक अफसोस वाली बात तो है जो आप उठा रही हैं। हाँ, क्योंकि अफसोस। एक इंसान बहुत अच्छा अपनी जगह पर परफॉर्म कर रहा है और वहां जाके वो सिर्फ है, मौजूद है, कुछ नहीं कर रहा है और बहुत ही लेजी, बिना किसी डेप्थ की, बस वो हंसोड़ बना कर रहा हाँ, है। वो उसको आ ही नहीं रहा है ना करने। हाँ। वो आ गया, उसको ले लिया, अब उसको हो ही नहीं रहा और उससे। डायरेक्टर भी मेहनत नहीं कर रहा है कि अगर इसको लाए तो उसको कुछ दो काम करने को ना, वो सोच रहा है यही कुछ चमत्कार पैदा कर देगा, इसके होने से हो जाएगा। हर कोई जॉनी लीवर साहब नहीं होता ना, जॉनी साहब जैसा, कि जॉनी भाई को तो स्क्रिप्ट भी नहीं दी जाती थी, और हालांकि वो उनकी, आप सुनिए, कभी कभी इत्तेफाक हुआ उनका इंटरव्यू करिएगा जरूर। वो उस शख्स ने जब बताया, जब वो, हम लोग साल में अक्सर वैसे भी मिलते हैं हम कॉमेडियंस की, एक बार जमावड़ा होता है, मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई या महाराष्ट्र, एक इस तरह से फॉर्म हुई थी एक बॉडी जिसमें सब लोग जमा होते थे। तब स्टैंड अप नहीं था, तब मिमिक्री आर्टिस्ट ही कहा जाता था, अब हम तो बाद में। तो उसमें वो अपने किस्से जब बताते हैं कि किस तरह से वो एक नॉन एक्टर थे और उनको सुनना पड़ा तनकीद और उनको क्रिटिसिज्म और उनको डांटा गया कि किसको ले आया और इस तरह की बातें, और किस तरह से उन्होंने बताया कि वो सुनते नहीं थे, सिर्फ वो जब उनका कुछ करना होता था तो वो कर लेते थे, अशोक कुमार बनना है तो बन लेते थे। वो जो मेहनत उन्होंने की ना अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो वो ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको पैसे कमा रहे हैं, आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जैसे शायरी के साथ हो रहा है कि आपको 2 लाइन बोलनी राइमिंग में और वो वायरल हो जाएगा, और ऐसी बात बोलनी जिसे लोग रिलेट कर लें, बस हो गया, वायरल हो गया, आपको शोज मिल रहे हैं। तो उस पर काम तो करना पड़ेगा। अगर कॉमेडियंस भी आना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, भैया थोड़ा ट्रेनिंग करो, थोड़ा करवा लो। मिलते हैं ट्रेनर अच्छे, उनके भी घर चलेंगे, आपको भी काम आ जाएगा। एक एक्टर जो है वो डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट होता है, कॉमेडियन नहीं होता है, उस पर मेहनत नहीं करते डायरेक्टर्स। देखिए क्या होता है, सेट की अपनी एक मजबूरी होती है। सेट पे एक डायरेक्टर आके बैठा है, उसको इतने टाइम में इतना फुटेज देना है, इतना माल आज शूट करना है। जो काबिल लोग होते हैं पहले, जैसे मैंने सुना था एक फिल्म आई है बड़ी, विक्रांत मैसी। अच्छा। विक्रांत मैसी की एक फिल्म आई है जो यूपीएससी के 12th फेल है, वेदु विनय चोपड़ा जी की फिल्म है। वो वेल रिहर्स्ड फिल्म है, वो बहुत तैयारी की गई उसके ऊपर। तो जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो डिटेल काम करते हैं, वो वर्कशॉप करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है। ज्यादातर लोग, एक्टर आ गया, अब ठीक है ये कर लेगा, दोस्त का रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है हाँ ठीक है हो गया।
तो ऐसे लोग भी हैं। जो इंसान सिर्फ किसी की पॉपुलैरिटी के आधार पर उसको अपनी फिल्म में, अपने प्रोजेक्ट में लाकर फिट कर रहा है, तो पहली बात आप यही समझ लीजिए कि अप्रोच क्या है। वो अप्रोच ही ठीक नहीं है, वो क्यों काम करेगा? वो जिसको काम करना है वो ट्रेंड आदमी को लाएगा या फिर उसकी वर्कशॉप करवाएगा। वर्कशॉप इज द बज़वर्ड नाउ। जो वर्कशॉप कराते हैं डायरेक्टर्स, उनके काम को बहुत आजकल तवज्जो दी जा रही है। और हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं किसी तरीके से, मतलब दियानतदारी होनी चाहिए उसमें भी। ये नहीं कि बस उनको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है। जैसे बहुत सारे वर्कशॉप जैसे होते हैं, बच्चों को 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बता रहा होता है बंदा जो ट्रेनर है, कि वो सिखा कम रहा है, वो 80% वो अपना मोनोलॉग सुना रहा है। ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखा, मैं तो ताज्जुब करता हूँ। अगेन वो बड़ा इनफरादी जो है ये मामला है कि कौन किस अप्रोच से, किस नीयत से काम कर रहा है। आप जब अपने सेट्स बनाते हैं, जी। आप किन बातों को लेकर के कॉन्शियस होते हैं? एक तो मैंने बहुत महसूस किया कि बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी है आपकी वहाँ पर, और उसका मजाक है, और वो सारे तंज और वो सारे ताने जो आइडेंटिटी के मिलते हैं, उन सबको आपने कन्वर्ट कर दिया आप जोक्स में। हाँ, वही, जितने किसी ने कहा था ना कि आप जितनी ईंट पत्थर मारोगे मैं सबको जोड़ के एक मकान बना लूंगा। तो मैं ख्याल तो जैसे एक चीज जो आज के इस पॉडकास्ट का एक अहम मुद्दा है जो आपने इस डिस्कशन में रखा है, कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बात, एक कसवर्ड आपके पंच लाइन को असरदार बना सकता है। अगर आप एक गाली बक दे एक सेंटेंस में, तो उसमें एक वेट आ जाता है नॉर्मली। ये मुझे थोड़ा सा, मेरी अपनी राय है, ये थोड़ा सा आसान है, बहुत आसान है ये। लेकिन उस पर बिना कोई गाली दिए या बगैर डेरोगेटरी या चालू बात अवॉइड करके, उसको एक साइड करके, आप उसको कुछ कॉन्क्रीट, जब एक वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें मेहनत लगती है, उसमें दिल लगता है, दिमाग लगता है, उसमें आपको लाइनें मिटानी पड़ती, फिर लिखनी पड़ती, तभी वो साहित्य बन जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है। मैं बहुत ओपन करता हूँ, ये मुझे ये बोलना है तो मैं ऐसे तो ये बात नहीं कहूंगा, मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, इस बात को मुझे ऐसे कह देना। इसको अभी जो बहुत एक घिसा पिटा भी टॉपिक, अगर इस पर भी मुझे अपना स्टैंड अप करना है, तो फिर वो इसको कैसे कहा जाए? कोई एग्जांपल देंगे आप? बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैं एक विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक जो आजकल स्पोकन वर्ड्स पोइट्री हो रही है, उसमें अच्छे लोग भी हैं कुछ लोग, तो मैं एक खराब ओपन माइक पोइट्री देख कर आया इनिशियली। अब मैं कैसे कहूँ कि इसकी खराब है? तो मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश बलरामपुर का रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ जो है अरहर के खेत बहुत होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में देखता हूँ लोग वहाँ खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर फासले पे लोटा लेके बैठे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा खाद की सप्लाई यहाँ पे हो रही है, ये वाला काम यहाँ हो रहा है। फिर एक दिन मैं मीरा रोड में एक ओपन माइक पोइट्री देखने चला गया। मैंने इतना ही बोला है। अब इसमें जो है, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन अब जो सोच रहा है वो तो पहले सोचेगा ये बोल क्या रहा है। मेरी ऑडियंस वो है। जब मुझे इस तरह की ऑडियंस मिलती है जो बहुत डीप या मल्टी लेयर्ड बात को एंजॉय करती है, तो मैं वही सुनाता हूँ 1 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे, मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि उसमें से जब मैं देखता हूँ कि मुझे बुलाया गया, मुझे पैसा दिया गया, और वो अच्छा तो सुनना चाहते हैं, साथ में ये भी सुनना चाहते हैं कि ये शो बहुत हिट हुआ, तो मुझे हिट भी करना है, तो मैं फॉर्मूला भी तैयार करके लाता हूँ कि इसमें ये कर दूंगा, बीच में इसमें ये भी कर दूंगा, ताकि ये शो भी हिट हो जाए और लिटरेचर भी पहुंच जाए। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि कितना रिच कंटेंट लिखा जाए। मैंने भी गलतियां की हैं, मैं तस्लीम करता हूँ। शुरू में आई ऑल्सो गॉट कैरिड अवे, कि जब मैंने वेस्ट का स्टैंड अप देखा, उसके वीडियोज नहीं है मेरे, तो मैंने भी उस तरह का कंटेंट किया, लेकिन मैं जल्दी समझ गया कि ये तो बकवास है, ये क्या है, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो मैं तैयारी करता हूँ, मेरे डूज एंड डोंट्स है। एक और चीज़ बहुत अहम है कि मुझे इस सेट के जरिए क्या कहना है, इस बिट के जरिए मुझे कहना क्या है, मैं क्लियर हो जाता हूँ। मुझे लतीफ़ों का कलेक्शन नहीं है मेरे पास, मैं क्लियर होता हूँ कि मुझे ये बात, जैसे मेरा एक वीडियो आया था तबलीगी संघ, वो बहुत खतरनाक वीडियो था उस जमाने में, कि थूक रहे हैं और क्या हो रहा है अब। और मैं जो है कोई भी टॉपिक अगर कर रहा हूँ, अक्सर मेरे टॉपिक के एंड में एक नज्म आ जाती है। तो अब मैं तो नज्म का राइटर नहीं हूँ, मैं शायर हूँ ही नहीं बेसिकली, क्योंकि उसका एक ग्रामर है। अगर आप ये क्लेम कर देते हैं कि मेरा एक शेर सुनिए, तो शेर होना चाहिए वो। यस। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने एक शायरी लिखी है, पूरा आर्ट फॉर्म ही लिख दिया तुमने।
तो आपको ये समझना पड़ेगा, फिर आप बोलिए मेरी 2 लाइनें हैं, ये मेरे टूटा फूटा शेर है या मेरे तरीके का शेर है, तो मैं मेरे अंदाज में कुछ लाइनें वो जो नज्म के फॉर्मेट में मैं बोल देता हूँ, तो वो पहुंच जाती है लोगों तक। क्योंकि मंशा जो है ना, मुझे अगर कोई क्लोजिंग लाइन जोक की नहीं मिल रही तो मैं उस तरह से, मेरे दोस्त नाराज भी होते कॉमेडियंस, बोले वो तो शायरी सुना देता है एंड में। तो मतलब आर्ट, किस आर्ट फॉर्म में स्टैंड अप लिखा है कि आखिर में जो है आप संजीदा बात नहीं कह और सकते। शायरी में मिज़ाह बहुत जो ह्यूमर है वो बड़ा क्लासिकल रहा है, हमेशा रहा है, हिंदी में भी रहा, उर्दू में भी रहा, और भारत में ये बहुत आम सी बात है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर तंज़ो मिज़ाह के शायर यहाँ भी जी वहाँ भी, जैसे उनका एक शेर है कि वो खालिद इरफान का है कि शायरी तो ले गए जॉन एलिया, शायरी तो ले गए सब जॉन एलिया अपने साथ, मैं कुछ मीटर में मिस्टेक कर रहा हूँ, थॉट बता रहा हूँ, शायरी तो ले गए सब जॉन एलिया अपने साथ, शायरी में सिर्फ लंबे बाल वाले रह गए, शायरों में सिर्फ लंबे बाल वाले रह गए। तो वो अब तंज़े वो कहते हैं कि भूख तख्लीक का टैलेंट बढ़ा देती है, पेट खाली हो तो हम शेर नया कहते हैं। वाह। तो इस तरह के, अब जैसे मुंबई के एक शायर है कि वो मुशायरों में जिस तरह की शायरी, और उस पर उनका वो था कि वो शायरी है कोई नौशाद का म्यूजिक तो नहीं, शेर अच्छा है तो फिर गा के सुनाता क्या है। जो अब वो उनका एक ओपिनियन है, जो तरन्नुम से गाने वाले शायद नाराज हो जाए, बट वो दिलेरी से कह रहे हैं। तो काम हो रहा है पोइट्री में भी जो है ना, तंज में भी बहुत अच्छा लोग, क्योंकि हम आहत देश के नागरिक हैं और हमारे यहाँ डूज एंड डोंट्स में डोंट्स की लिस्ट बहुत बड़ी होती चली जा रही है। खत्म ही नहीं होती। आप पॉलिटिकल जोक ना करें, ठीक है, आप धर्म पर जोक ना करें, धार्मिक मान्यताओं पर जोक ना करें, धार्मिक लोगों पर, धार्मिक फिगर्स पर कुछ ना कहें, जबकि वो हमारी हर रोज की जिंदगी का और हमारी जबान का हिस्सा है। क्योंकि हम बताइए, बिना रामायण महाभारत के इडियम्स को इस्तेमाल करे हुए, मुहावरे को इस्तेमाल करे हुए हमारी कोई बात पूरी हो सकती है क्या? लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मुहावरा बरसों से हमारी नानी दादी इस्तेमाल कर रही थी, अब हम इस्तेमाल करें या ना करें, कोई कह देगा ये तो तुलसीदास की रामायण का हिस्सा है, ये आपने कैसे ले लिया? जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, किसी ने किया कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हाँ। तो हमें कुछ सिर्फ नीयत का बड़ा अमल दखल है, और ये प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी, कि लोग जहां आपकी नीयत मतलब मैं अब अगेन एक बात जो है मैं वाजे कर देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई ये तासुर ले ले। हम ये नहीं कह रहे कि रिलीजियस जोक करने की हमको आज़ादी दो, हम भी समझते हैं कि ये सेंसर है, किसी रिलीजियस फिगर का या भगवान का या किसी मान्यता का, आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन जो स्टीरियोटाइप्स है, जो प्रॉब्लम है, जो चंदेबाजी हो रही है, जो धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको, उस पर अगर प्रहार किया जाए तो उस पर, तो अब प्रॉब्लम ये हो गया, हर कोई उसको पूरे धर्म से जोड़ लेता है। रहमान साहब, किसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ये बहस बहुत जिंदा बहस है कि कहाँ पर धर्म है और कहाँ पर वो अंधविश्वास में बदल जाता है। और अंधविश्वास पर भी अब आप तनकीद नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, मजाक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो मैं ये कहना चाहती थी कि आप पॉलिटिकल क्लास पूरा और पॉलिटिकल प्रोसेसेस पूरे, फिर धार्मिक मान्यताएं, फिगर्स और प्रैक्टिसेस सारी, उनको आपने कह दिया कि इन पर आप बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक जेंडर सेंसिटिविटी है जो वो बहुत वोक है, ठीक है, उस पर भी आप बात नहीं कर सकते, रंग पर नहीं कर सकते। हाँ। तो अब आप का जो स्कोप है, हाँ, वो बचा कितना है? आप सब्जेक्ट जब उठाते हैं, जब सेट बनाते हैं, तो आपके बैक में माइंड में यही चलता रहता है कि ये कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, या उल्टा बनाते हैं? नहीं, बहुत होता है, मैं बहुत लाइनें काट देता हूँ, होता है, बहुत होता है। अच्छा, जब आप अपना भी मजाक उड़ा लेना, जैसे सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर कर देते हैं, जैसे मैं अपने दुबलेपन पर कोई जोक कर रहा हूँ, तो ये कैसे कह सकते हैं आप? पठानों के बारे में कैसे कह दिया आपने? तो अब क्या करें आप, मतलब किसी ने बोला पठान, तू पठान नहीं लगता, पठानों का मिसवाक लगता है, पठानों का टूथपिक लग रहा है तो अब वो मैं अपना भी मजाक उड़ा रहा हूँ, तो ये तो बहुत डेंजरस है। अब इसको, जैसे टेलीविजन पे जो सेंसरशिप है वो इतनी खतरनाक है, वो कहते हैं आप एक खांसी नहीं बोल सकते, आप कुत्ता मत बोलिए, आप डॉगी बोलिए। तो मैंने कहा कि अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो बोलेगा बड़ा कुत्ता आदमी, आप बोलेगा बड़ा डॉगी आदमी हो, क्यूट लगने लगेगा वो, तो डॉगी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस पर लोग एतराज करते हैं। एक तो धोबी लफ्ज है, वो जाति सूचक है, और फिर कुत्ता भी है, बहुत ओवर से। आपको याद है शोले फिल्म, जिसमें वो धर्मेंद्र जो है वहां पर शिव जी की मूर्ति के पीछे से बोल रहे हैं, उस जमाने में चल गया था, लेकिन कभी किसी ने बुरा नहीं माना। आज लोग सेंसिटिव हो गए, ओवर एक्स्ट्रा हो गए, हर चीज को जहां नहीं है वहां भी वो खोज रहे हैं कि ये क्या है।
तो वो बहुत डेंजरस है सोसाइटी के लिए। रेट्रोस्पेक्टिवली हो रहा है, उसी सीन को लेकर के कहा गया क्योंकि वो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट है इसलिए वो सीन उसमें है वहां पर। नहीं ऐसा देखो कैसा है ना, बहुत ये बात नहीं है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। खान चाचा तो आइकॉनिक मजाक है अब कि खान चाचा बड़े भले आदमी, बड़े अच्छे आदमी। देखिए कैसा है, ये समझना पड़ेगा लोगों को कि आज हिंदुस्तानी सोसाइटी बहुत कुशादा हमारा दिल था। हम लोग आज जो है ना बहुत जल्दी ऑफेंड होने की एक सुनामी चल रही है इंटरनेट पे। कुछ लोगों को लगता है ऑफेंड, आज क्या देखूं कि ऑफेंड हो जाऊं, आज क्या कहाँ से बुरा लगे मुझे। अच्छा, कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी है कि तमिलनाडु वालों के लिए दिल्ली वाले अजीब हैं बहुत से अपने तौर तरीकों में, और दिल्ली वालों के लिए मराठी अजीब हैं, और मराठियों के लिए केरल वाले अजीब हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है और हर जहाँ की जो अलग अलग जलवायु है उसने अलग अलग तरह की आदतें और परंपराएं पैदा की हैं। अब उनको लेकर के अभी आप कुछ नहीं कह सकते। पहले मद्रासी और पंजाबी ये वाले जोक्स बड़े बड़े कॉमन होते थे, अभी सब खत्म हो गया है। तो मुझे बड़ा मैं जब सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे लगता है इतनी तंग दिली आई है कि उसने आप लोगों के लिए बहुत तंगी बहुत सबके लिए कठिन हो गया। मुझे याद है यूसुफ नाजिम साहब बहुत बड़े हिंदुस्तान के तंज़ ज़ानिकार, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी पाई जाती है। हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में 2 चीज़ों की कमी, एक तो निज़ाम की, दूसरी तालीम की। अब चूंकि 100 टोटालिटी में कुछ चीज नहीं, किसी चीज पर ही तंज कसा जाता है, लेकिन अब ऐसे आज बोल दिए कॉमेडियन तो ऐसा लगेगा पूरे सिस्टम का ही मजाक उड़ा दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं है, थोड़ी आजादी दो। अब हमारी भी नीयत देखो, फिर तो बोलेगा ही कोई नहीं, सब बोलेंगे वाह मजा आ गया, तुसी ग्रेट हो सर, सब अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी। तो वो ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए, ये लोगों को समझना चाहिए, ये डेंजरस है। उससे डर लगता है मुझे कि क्या करें। कुल मिला के आर्टिस्ट डरे हुए हैं। अरे डर के आगे जीत है डर के आगे जेल है। अरे वही है कहा आजकल तो। मैं इस पर भी एक सवाल है मेरा स्टैंड अप कॉमेडियंस पर कि कॉमेडी जो है वो कंट्रडिक्शन से पैदा होती है ना, ज़्यादातर आर्ट फॉर्म्स में, खासकर परफॉर्मिंग में। कंट्रडिक्शन ये है सोसाइटी का कि बहुत पैसे वाले लोग इस समय अफोर्ड कर पाते हैं आर्ट्स को कंज्यूम करने के लिए, है ना। फिल्में भी बड़ी महंगी हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। लाइव शोज देखने जो आता है वो पर हेड 1000 रुपये तो खर्च करता ही है, क्योंकि वो आता है जाता है, खाएगा पिएगा और टिकट खरीदेगा। ऐसे क्लास के साथ जब आप कॉमेडी, ऐसे क्लास को टारगेट करके जब आप कॉमेडी लिखते हैं तो उसकी ज़िंदगी के जो कंट्रडिक्शन है, जो वो अपने से नीचे तबके के लोगों को देख नहीं पा रहा है और उसके लिए सब बल्ले बल्ले है, आप उस पर आपका टेक क्या रहता है? क्या आप उस कंट्रडिक्शन को उभार सकते हैं स्टैंड अप में अपने? करते तो मैं अमीर गरीब का जो कंट्रडिक्शन, मैं कोशिश, मैं सबसे, मेरा स्टैंड अप इट कम्स फ्रॉम माय पैथोस। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे क्या चीज़ बॉदर कर रही है। अगर मुझे ये बात ज़्यादा बॉदर कर रही है तो मैं इस बात को पकड़ता हूँ। मुझे जो चीज़ बॉदर कर रही होती है वो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, तो उसको मैं एड्रेस करता हूँ और मैं अपने तरीके से अपनी बात तो कहूँगा, कितनी भी सेंसरशिप लगा ली जाए, मैं तरीका खोजूंगा। जिस ऑडियंस के सामने आप बैठे हैं उसका भी तो प्रेशर आता होगा आपके ऊपर कि ये क्या, कैसे रिएक्ट करेंगे। नॉर्मली जो कॉमेडी शोज में अभी तक तो बहुत कम है कि जो कॉमेडी शोज में ऑडियंस वो शायद वो कुशादा जहन लेकर ही आती है। वो जो 500 रुपया दे रहा है टिकट का, वो थोड़ा सा एलिट प्रिविलेज्ड है और वो सुनना चाहता है, खुद पे हंस सकता है। हाँ, वो थोड़ा उस मूड में आता है। इसीलिए तो अब ये जो वीडियोस बन रहे हैं आप देखिए, वो रोस्ट करवाने आते हैं लोग। हाँ। उनको गालियां, मैं आ ही रही थी रोस्ट पर, रोस्ट करवाने आते हैं लोग। और खास करके जो बच्चे हैं कम उम्र के, वो उनकी रोस्ट और मजा लेते हैं लोग, अच्छा लगता है लोग। किसी की पब्लिकली बेइज्जती करना का एक नाम रखा गया रोस्ट, और अब जिसका रोस्ट होता है वो अपने को सेलिब्रिटी महसूस करता है। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है जहनियत का। रोस्ट से निकल के फिर हम लेटेंट तक पहुंचे थे, ठीक है। जबान, और इसमें सारा खेल जबान का है, है ना। मेरा शायद ये कंक्लूडिंग सवाल है, उसके बाद जो आप कहना चाहेंगे आप कहेंगे। जबान का सवाल भारत में बहुत नगण्य हो गया है, इसकी कोई अहमियत नहीं बची है। हमारे टीवी एंकर्स बहुत ख़राब ज़बान बोल रहे हैं, हमारे शोज़ में बहुत ख़राब ज़बान है, और जब एकदम फीका फीका चल रहा हो तो एक गाली बीच में ऐड कर दी जाती है और एकदम से इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर। ये जो गाली गलौज है वो
हमारी जबान की सलाहियतों की कमी की को दर्शाती है, या थॉट प्रोसेस में ही आ गया है? दोनों है, दोनों है। एक लिंगो अगर आप सुने ना, जो खास करके जो नई पौध है जो इंटरनेट पे मॉडर्न कॉमेडी का जो स्टैंड अप का जो तरीका है, उनकी आप पर्सनल लाइफ में जब उनसे बात करेंगे या उनकी बात सुनेंगे तो उनकी भाषा है वो बात करते करते एक ऐसा लफ्ज बोल देते हैं। और कॉलेज गोइंग बहुत सारे लोग जो जिसे जनजी आप कह रहे हैं, और वो उनकी भाषा है और वो ही भाषा के साथ वो स्टेज पे आते हैं, उनके लिए दे आर कूल विद इट, दे आर ओके विद इट। तो मैं वही जो बार बार कह रहा हूँ, प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि वो देखने वाली ऑडियंस बड़ी हो गई है, और वो ऑडियंस है जिनको वो भाषा नहीं चाहिए, वो अनकंफर्टेबल होती है। क्योंकि आज हम अपने घर में कोई मेरा बच्चा बात करेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा, मेरा भाई बात करेगा तो नहीं अच्छा लगेगा, मैं कोई पड़ोसी गाली दे रहा है तो मुझे लगता है कि क्या गाली बक रहा है। तो ये बहुत बड़ी तो वो उन्होंने अपने एक ऑडियंस के लिए ही वो काम शुरू किया था कि हम ऐसे ही रहेंगे। अब उस पे यानी कि इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। नहीं, देखिए हम उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम दुनिया भर में जा रहा है, उनकी ऑडियंस बढ़ गई है, उनको सीखना पड़ेगा अपनी भाषा पर, या फिर वो आप उसमें बीप डालें, या फिर आप उसको ऐसे डिस्क्लेमर, अगर आप वही करना चाहते हैं, क्योंकि फिर तो पॉर्न इंडस्ट्री भी बंद होनी चाहिए। फिर ये जो, और मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पर जो ये खुराफात हो रही है, जिसमें देवर भाभी और पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है, जिसको कंज्यूम करता है बहुत बड़ा तबका, तो वो सब बंद करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यही है कि इसको फिर कैसे करेंगे आप, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इस भाषा के साथ आप आगे भी करेंगे तो फिर और प्रॉब्लम झेलेंगे आप। बट फिर वो हर चीज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि फिर हर चीज पर सेंसरशिप हो जाएगी, ये भी नहीं बोलना है, वो भी नहीं बोलना है, गाली के बहाने से सब जगह से घेरा जाएगा। हमारी सोसाइटी में जो टैबू सेक्स रिलेशंस थे ना, वो भी खुल के आपने जिक्र किया ना, कि फैमिली के अंदर रिलेशनशिप्स के का जिक्र होने लगा, और उसके ऊपर वेबसाइट्स हो गई, और उसके ऊपर बहुत कुछ होने लगा। ये जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है, ये उसी चीज को कॉमेडी में लाने की कोशिश का नतीजा है ना, जो टैबू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उनको। लेकिन हम देख रहे हैं रील कल्चर में ये बहुत हावी हो गया है, मतलब अफसोस है ना ये। तो क्या ये हम लोग इस कंट्रोवर्सी से क्या रुकेंगे? क्या सरकार इसको रोक पाएगी? क्या सेल्फ सेंसरशिप करेगी सोसाइटी कि हाँ हमें ये गंदी चीज़ें ये नहीं करनी चाहिए? या आपको लगता है कि ये नॉर्मलाइज करने के प्रोसेस का पहला शॉक है और इसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा? नॉर्मलाइज नहीं होगा। देखो, हर चीज़ के बायर होते हैं, पहले भी था। मुझे याद है अभी माजरत के साथ, एक यूपी में एक आर्ट फॉर्म है जिसको नौटंकी नाच, या तो उसमें एक शख्स, उनका नाम ही रंपत हरामी था, और हाँ, और वो उस तरह से वो एक पूरा शो करते थे, बहुत फाश। उसकी वीडियो भी इंटरनेट पे मैंने कभी देखा था। तो और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, लेकिन अब जब पॉपुलर होता है तो वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। ये उसके खरीदार, उसके बायर, उसके देखने वाले पहले भी थे, आज भी थे, आगे भी रहेंगे। ये एक कटु सत्य है, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो रहेगा ही रहेगा, उनको मजा आता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में जो अलग अलग ओकेजन्स पर, शादी विवाह के मौके पर जो गीत गाए जाते थे, उनमें भी पर्याप्त गालियां थी और पर्याप्त टैबू रिलेशनशिप्स को भी दर्शाया गया था। सत्य। तो ये वहां से उभर के अब ये मेन स्ट्रीम हो रहा है। पहले वो घरों के अंदर था और खास ग्रुप्स में था, अब वो हो रहा है। तो ये क्या ये, और खासकर जब चमकीला फिल्म आई तो हम लोगों ने जो देखा, तो उसके बाद भी यही आर्गुमेंट। बड़ा एग्जांपल है वो चमकीला, तब आई थी जब तक वो बंद कमरे में था, जब तक वो लिमिटेड लोगों तक पहुंच रहा था, तब तक वो चुपके से सिगरेट पी ली और धीरे से शराब पी ली वाले कैटेगरी में था वो। लेकिन जब वो खुल के जब आ जाएगा ना, इंटरनेट की दुकान में जब आपने सजा के पेश कर दिया बगैर किसी रोकथाम के, तो सब तक पहुंच रहा है, तो कुल्हाड़ी गिरेगी आप पे। तो वहां काम करना बहुत जरूरी हो गया कि कैसे इसको। और लेकिन ये देखिए, मैं तो इसको एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है। मैं खुद उस तरह की कॉमेडी नहीं करता और मैं पसंद भी नहीं करता। बट हाँ, मैं उस बंदे से जिसने एक बिट लिखा है, एक थॉट लेकर आया जो बहुत ही ब्रिलियंट है, मैं उससे वो भी नहीं छीनना चाह रहा कि नहीं यार तुम गाली बक देते हो। नहीं भाई, उसने बहुत मेहनत की है। कई बार एक ऐसा जुमला बोलता है कि वो ऐसा लगता है टेक्स्ट बुक बता दिया इस 20 साल के बच्चे ने। हाँ, तय करना पड़ेगा उसको भी और हमको भी, और मिलके। लेकिन ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये
बदतमीज लोग और खराब कंटेंट और चमकीला जैसी फिल्में और शादी ब्याह में जो गालियां होती है, जो मैसेजेस आते हैं या ओटीटी पे, ये तो चल रहा है, ये अफसोस है। जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए कुछ किताबें जो आप सजेस्ट करें, जो उनकी स्किल्स को, कॉमेडी की स्किल्स को होन करें, तराशें। मेरे पर्सनल फेवरेट है हरिशंकर पारसाई जी यहाँ पर। शरद जोशी जो हैं, बहुत अच्छा उनके यहाँ कहानीपन है। और एक बहुत मुझे जो जिनका जो वन लाइनर्स जो है ना, अपने आप में पूरी किताब होती है। मुश्ताक अहमद यूसुफी बहुत बड़ा नाम है तंज़ मज़ाक का। उनके कई जुमले ऐसे हैं, जैसे वो कहते हैं कि आदमी एक दफ़ा प्रोफेसर बन जाए तो सारी ज़िंदगी वो प्रोफेसर ही कहलाता है, बाद में भले ही वो समझदारी की बातें करना क्यों ना शुरू कर दे। और एक, अब देखिए मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पर उनका एक अलग ही पहलू है। वो कहते हैं सच बात कि बीवी से इश्किया गुफ्तगू करना ऐसा ही है जैसे इंसान वहां खारिश करे जहां ना हो रही हो। अब वो किस लेवल पे वो अपने जुमले को ले जाते हैं। मुझे एक अताउल हक कासमी साहब का भी जुमला याद आता है कि ज़मीर जो है इंसान को गुनाह से नहीं रोकता, बल्कि गुनाह का मजा किरकिरा करता रहता है, लज्जत खत्म कर हाँ। तो ये जो चीजें हैं, तो आप जब मैं इब्न सफ़ी पढ़े, मतलब उनके यहाँ जो ड्रामा है, विजुअल है, कैरेक्टर है, स्टोरी टेलिंग है। प्रेमचंद पढ़े, मैं आप गिल्ली डंडा का क्या सब्स्टिट्यूट है कॉमेडी के अलावा भी। मैं कॉमेडी में तो ये नाम है, आप शरद जोशी या पारसाई या मुंशी प्रेमचंद साहब का बड़े भाई, मेरे भी फेवरेट है। मेरे वालिद साहब मुझसे कहते थे कि सेम तुम्हारी कहानी है, सेम, मैं बड़ा हूँ। वो मुझे बोलते थे वो तुम ही हो जो बड़े भाई, पढ़ो उसको जाके। और मेरे वालिद साहब कहते थे कि उनकी जब उनके अफसाने पढ़ो तो ऐसा लग रहा था कि ये तो मैं देख रहा हूँ, ये तो इस घर में हो रहा है। तो इनको पढ़ें आप। साहित्य को अपने अंदर उतारना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वेस्ट ना पढ़े। मैं अभी एक मतलब फेस्टिवल में गया था, उर्दू अदब का फेस्टिवल। मैंने नाम लिए कि आप लोगों को पता नहीं है, मैं कॉमिक्स को ही बोला कि ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें। आप पढ़ें, आप हिंदी में भी मिल रहा है, हिंदी आप रोमन इंग्लिश में भी मिल रहा है। आज तो चैट जीपीटी का ज़माना आ गया, तो वो भरें आप, बहुत अच्छा होगा कॉमेडी के लिए। ये समझ में आएगा कि आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप ऐसी लाइन बोल देंगे कि एक लाइन अभी जैसे वो आप घर ले जाता है इंसान। जैसे अगेन सॉरी, मतलब मैं लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे लतीफ़े। एक लतीफ़ा हुआ कि हमारे यहाँ की मुंबई की एक मस्जिद में जो ज़ोहर की जो नमाज जो होती है वो 1:30 बजे होती है और अजान जो है 1 बजे के आसपास होती है। तो जो बंगाली भाई साहब थे, उन्होंने अजान जो है 12 बजे दे दी और मस्जिद में जो है बहुत सारे लोग नाराज हो के आ गए और वो चीखने लगे। तो बंगाली कहता है कि रोज सही टाइम पे दे रहा था, कोई नहीं आ रहा था, आज गोलक दिया है, सब आ रहा है। तो ये तो आयरनी है। तो अब इस पे आप, ये हंसने की भी बात है, रोने की भी बात है, मैसेज क्या कन्वे हो रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है और सबको ये लेना पड़ेगा। तो यही है कि पढ़ें, बहुत पढ़ें, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा निकलेगा, मन भर पढ़ेंगे तो कुछ ग्राम अच्छा निकलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत भरना, जब आप भरेंगे तभी तो छलकेंगे आप। मैं तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं म्यूजिक, मैं स्टैंड अप से ज्यादा ना, जब मैं म्यूजिक सुनने लगता हूँ तो मुझे मजा आने लगता है। जब मैं जॉन को सुनता हूँ या बशीर बद्र को सुनता हूँ या जो अच्छी शायरी जब मैं सुन लेता हूँ, तो मेरे लिए वो है, मैं उसमें से भी जो निकालता हूँ। जैसे मेरा एक सेट बहुत मशहूर है कि मिर्जा गालिब के नाम से कोई भी शेर मंसूब कर दिया जाता है, जो उनके नाम से कर दिया जाता है। वो हमारे एक दोस्त है मुंबई के, उनको जबान, उन्होंने कहा कि मैंने यार पढ़ा, वो मिर्जा गालिब का दीवाने गालिब आया था अपने पास, उसमें क्या थोड़ा शेर में थोड़ा लोचा है। मैंने लोचा है क्या? मैंने कुछ, वो इकबाल भाई है ना अपने बगल में रहते, उनका गार्डन है, तो उसके बारे में शायद कुछ बोल रहे थे उनके ज़माने में। वो इकबाल भाई वो 1800 के, क्या शेर है? बोले वो जो शेर है ना, बागीचे अतवाल है दुनिया मेरे आगे होता है, तो वो कह रहा है कि वो है कि बागीचे इकबाल है दुनिया मेरे आगे, बागीचे इकबाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब्बों का रोज तमाशा मेरे आगे। अभी मिर्जा गालिब होते तो यही बल्ली मारा की गली में घसीट के ले जाते हैं उनको। तो ये, तो अब ये जॉन के साथ भी हुआ है। शायरी में देखे तो जॉन के नाम से जो आप अच्छे शायर भी हैं, लेकिन लोगों को लगता है बाल लंबे कराने से आपके अंदर जॉन आ जाएगा। मतलब एलिया के फैन आपको इतनी शायरी सुनाते हैं, आपको जॉन से मार देते हैं।
तो अच्छी शायरी मेरा मैं शेर व शायरी पर बहुत मैं इंक्लाइंड हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, हालांकि मैं वो इस आर्ट फॉर्म का दावा नहीं करता, और मैं अपने मजे के लिए करता हूँ और देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। पढ़ें, देखें, सारी विधाओं को पढ़ें, देखें, सुने, तो बहुत काम आएगा। बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। एक आंसर शीट पर एग्जाम में किसी ने शेर मुकम्मल करते हुए लिखा था, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी की है। वाह वाह, रहने दो अभी रहने दो अभी शाकिरा मीना मेरे आगे। बड़े मजे। मैं आपको बताऊं, मैं रोज लिखता हूँ, मैं 5 जोक कोशिश करता हूँ, 3 जोक 5 जोक, और कोई एक टॉपिक मुझे स्ट्राइक कर जाता है। जैसे मुझे अभी, जैसे मैंने कभी कभी मैं उबर से ट्रैवल कर लेता हूँ, ओला से भी ट्रैवल करता हूँ, मजबूरी है, मेट्रो से भी जैसे ट्रैवल कर लिया कभी कभार। तो मैंने अक्सर देखा है, ये लोग कान में है ना, उबर ड्राइवर, उनका ब्लूटूथ लगा होता है और बात कर रहे होते 1-1 घंटे तक के सफर में। तो उसने मुझे एक जोक दे दिया, मैंने लिख दिया कि बहुत से लोग मजबूरी के तहत कैब चलाते हैं, उबर चलाते हैं। मैं कई ओला उबर ड्राइवर को देखा है जो उबर इसीलिए चलाते हैं ताकि उनको ब्लूटूथ से बात करने का मौका मिले। 1-1 घंटे तक बात कर रहे हैं। एक दफा मैंने रोक दिया कि भाई साहब मत बात करिए, मुझे बात करना है। तो बोला ठीक है। फिर कहता है आपका जब बात करके हो जाएगा तो मुझे बता देना, फिर मैं बात करूंगा। घर में बीवी से बात नहीं कर रहा, बाहर आके 1.5 घंटा बात करता है वो। तो अब जो नजर, अब मुझे वो चीज लगी और मुझे लगा ये बड़ी हास्यास्पद है, ये अजीब चीज है। चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे मुंबई के लोग बड़ी तेजी से चल रहे हो, चाहे दिल्ली की जबान हो, तो जो मुझे स्ट्राइक करती हो बात, तो मैं उसको लिखना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं उसकी डेप्थ में जाता हूँ कि इसके कितने विंग्स निकल सकते हैं, कितने इसके पहलू हैं, कहाँ कहाँ मैं इसको लेकर जाऊं। फिर जो मैंने कब कब पढ़ा है वो याद भी आता है मुझे। जैसे मुझे कोई जोक, किसी बड़े राइटर का कोई एक जुमला याद आ गया, तो मैं सोचता हूँ कि इस बात को, जैसे मुझे एक दफा कुत्ते ने काट लिया, तो अब मुझे मेरा उस पर मैंने पूरा 20 मिनट का स्टैंड अप लिखा। जब मैं उस प्रोसेस में गया, मैं अपनी सोसाइटी में जाके मैंने कंप्लेंट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको जिस कुत्ते ने काटा है आपको उसकी तस्वीर भी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा तस्वीर देनी पड़ेगी मतलब? बोले जब कुत्ता काटा है तो आपको फोटो निकालना चाहिए। मैंने पूछा कब? काटने से पहले। तो बोला काटने से पहले। मैंने पूछा कैसे? बोला मैं इंसान हूँ, मैं साउथ इंडियन पिक्चर का हीरो नहीं हूँ भाई साहब, मैं इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ। वो काट भी रहा है, मैं फोटो भी ले रहा हूँ, तो आप उनका क्राइटेरिया ही अजीब है। तो उस पर मैं लिखने लगा कि वो पहले ही जोक था कि मुझे वो लतीफा याद नहीं आ रहा है कि अंग्रेजी में कहावत है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। पितर्स बुखारी ने कहा था कि लेकिन ये क्या पता वो कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। तो मैंने कहा कि अंग्रेजी में कहावत है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। मैंने कहा जिसने भी ये मुहावरा लिखा है अच्छा लिखा है, बट उसने मेरी बिल्डिंग के कुत्ते नहीं देखे। वो काटते हैं, दौड़ाते हैं, वो कभी कभी किसी सिंगर की आवाज में गा भी लेते हैं ऊंचा करके। तो अब वही बात है, मुझे मेरे तरीके से कहनी। तो वो जो शेर ना कि सिर्फ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं होती। तो आपको खोजना पड़ेगा, है ना। सब कुछ कहा गया है, सब कुछ लिखा जा चुका है, बट आप कैसे अपने अंदाज में उसको लिखेंगे और प्रेजेंट करेंगे, वही। तो मैं बहुत डिग करता हूँ, बहुत डिग करता हूँ, और बहुत एडिट भी करता हूँ। मैं आपको अपने फोन में दिखा दूं तो मेरे फोल्डर्स इतने हैं कि आपको लगेगा कि मैं मुनीम हूँ। मेरे फोल्डर्स इतने सारे हैं, आपको बताऊं 799 जो है मेरे फोल्डर्स हैं। सीरियसली? देखिए, और उसमें से कम 400 तो होंगे जिस पर मेरे जोक के टॉपिक हैं, बाकी 300 कुछ और होंगे। तो मैं इतना अल्लाह बद नजरों से बचाए मुझे। आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेहनत कितनी करनी है आपको। मैं कितने सेट मैंने उसको बंद कर दिए जस्ट बिकॉज अब ये मैं नहीं कर सकता पॉलिटिकल, अब बंद, अब नहीं करते हैं अब, क्योंकि मैं भी बोर हो गया था और मुझे लगता है कि नहीं, कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ करना भी तो है। जेल थोड़ी जाना है हमेशा। जेल ना जाए, कोई नहीं जाए, सलामत रहें, आजाद रहें, अच्छे लोग तो ना जाए, जो लोग कर रहे हैं, हाँ जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए तो कारावास बनाइए, बट हाँ काम होना चाहिए। और हमारा बहुत, मैं जो है वो जो है पॉजिटिव हूँ और इस बात से कि हमारे देश में बहुत गुंजाइश है, अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छी चीजें पसंद करते हैं और जो अच्छे बुरे का फर्क भी समझते हैं, और वही एक उम्मीद की किरण है। और मैं होपफुल हूँ, मुझे दिखता है कि हाँ है लोग जो समझते हैं कि ये सही है गलत है और ये इसको बनाया जा रहा है, इसको बिगाड़ा जा रहा है, और बड़ी तादाद है उसकी, होगा वो।
बस ये शऊर बना रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद तो होनी चाहिए, अदरवाइज इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। पूरा मुल्क डिप्रेशन में चला जाएगा अगर ये शऊर नहीं रहा। बहुत सारे विवाद बनाए जाते हैं जो होते नहीं, वो पनपाए जाते हैं। और वही है कि जब फॉर द वेस्टेड बड़ी घटना जब उत्तर में घट रही हो तो दिमाग दक्षिण में लगाना जरूरी होता है, उसके लिए भी कुछ काम किए जाते हैं। बहरहाल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम। ओके, समथिंग फॉर द ग्रैंड फिनाले फॉर माय ऑडियंस। मैंने एक स्टैंड अप के आखिर में ये कुछ लाइनें थी जो मेरे अंदाज में मैंने, क्योंकि जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है न्यूज़ चैनल यहाँ वहाँ, जब हम एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत का जो है वो जरासीम हमारे अंदर, तो हमको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तब मैं कहता हूँ कि तेरी गीता की इज्जत मैं करूँ, मेरे कुरान का तू सम्मान करे, तेरे धर्म को मैं ना बुरा कहूँ, मेरे मजहब का तू ना अपमान करे, मेरी टोपी से तुझको चिढ़ ना हो, तेरे तिलक से मुझे ना हो नफरत, मेरी अजान सुनकर तू झूमे, तेरे भजन पे मैं हो जाऊं मस्त, और तेरी आस्था पे मैं ना चोट करूं, मेरे ईमा पे तू ना तंज कसे, राम कहने से पहले श्री लगाऊं मैं, और मोहम्मद से पहले हजरत तू कहे। और सुनो वसुदेव कुटुंबकम तो वेदों में भी लिखा है, और कुरान कहे कि सारी सृष्टि ईश्वर का ही कुंभा है। जब मजहब नहीं सिखाता है आपस में लड़ने वाली बात, तो मजहब ही के नाम पे क्यों है हम लोगों में इख्तिलाफात। मत भूलो गंगो जमन की ये तहजीब पुरानी है यारो, ये सर्व धर्म समभाव ही तो भारत की निशानी है यारो। मजहब बहुत उम्दा, ये मेरे दिल के बहुत करीब थी, और ये अपील के तौर पे मैं बहुत सारे शोज में मैं इसको पहुंचाता हूँ। रहमान साहब बहुत शुक्रिया। प्लेजर इज माइन।